सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। तो आज हम लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, कल के लेक्चर में हम लोगों ने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस और एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स पढ़ा था। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बारे में। राइट, एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग कि वॉइस प्रॉपर है कि नहीं। गुड इवनिंग सभी को। विपिन, सोनिया, भावना, शिवम। चलिए तो स्टार्ट करें फिर। चलिए ओके। तो 1857 रिवोल्ट आज हम लोग करने वाले हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और जितने भी टॉपिक्स होने वाले हैं ठीक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो और खासकर जो 1857 रिवोल्ट है, तो अब 1857 रिवोल्ट पढ़ने से पहले हम लोग प्री 1857 रिवोल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये प्री 1857 रिवोल्ट्स क्या है? तो तो एक्चुअल में 1857 जो रिवोल्ट हुआ था एक्चुअल, उसके पहले कुछ छोटे छोटे सिविल अपराइजिंग, पेजेंट अपराइजिंग यानी और ट्राइबल अपराइजिंग हुई। तो पहले हमें उनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा नहीं कि 1857 का जो ब्लास्ट है वो एकदम से हो गया। इसके पहले छोटे छोटे ब्लास्ट हुए, यानी कि छोटे छोटे रिवोल्ट्स पहले रीजनल लेवल पे हुए। वैसे 1857 भी रीजनल लेवल का ही एक रिवोल्ट था अगर हम देखें तो, बट लेकिन हाँ थोड़े से वाइडर एरिया को इसने कवर किया और डिफरेंट जगहों में साइमल्टेनियसली जो है 1857 रिवोल्ट हुआ। बट एक्चुअल में छोटे छोटे रिवोल्ट भी उससे पहले हुए काफ़ी, और उनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे और उसके रीजंस को जानेंगे, उसके कॉजेस को जानेंगे, एंड देन आएंगे 1857 रिवोल्ट पे। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे जो बड़ा रीज़न था जो प्री 1857 रिवोल्ट हुए, उसका बड़ा रीज़न था लैंड रिफॉर्म। अभी लैंड रिफॉर्म क्या था? तो ब्रिटिशर्स चाहते थे, अब ऑब्वियस सी बात है कि अब यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और 1764 में हमने पढ़ा था कि एक तरह से बक्सर का युद्ध हुआ था, और यहाँ पे दीवानी राइट्स ले लिए थे। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के इलाहाबाद की ट्रीटी 1765, सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। किसने साइन करवाई थी जरा बताइए जल्दी से कमेंट में, और किसने एक तरह से डुअल गवर्नमेंट बंगाल में स्टार्ट करी। तो ये जब हुआ तो एक तरह से रेवेन्यू राइट मिल गया, और एक्चुअल में उस समय ये कलकत्ता ही कैपिटल हुआ करती थी। और ये जो रीजन है बंगाल, उस समय का जो बंगाल है आज के बंगाल से एकदम आप उसको मैच नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आज का तो हमारा वेस्ट बंगाल छोटा सा स्टेट हमें दिखता है, लेकिन उस समय बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल पूरा आज का, और बांग्लादेश, ये पूरा बंगाल के अंडर में आता था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मेजर पोर्शन ब्रिटिशर्स के हाथ में था। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इतना ही पोर्शन था, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में इनका राज था। तो अब ये चाहते थे कि लैंड से अच्छा रेवेन्यू निकले, और ये लैंड से अच्छा रेवेन्यू निकालने के लिए और ये 3 गुना लगान लेने के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेजेंट्स पे फोर्स बनाया। ठीक है, जो कि इन रिवोल्ट्स का एक कॉज रहा। तो हम लैंड रिफॉर्म्स को पहले जानेंगे, और हम 3 लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पे देखने वाले हैं जो मेनली ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किए। सबसे पहले तो जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया उसको हम बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट किस नाम से इसको जानते हैं? दैट इज कॉल्ड एज स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, ये जो स्थायी बंदोबस्त है इसमें था क्या और ये आया कब? तो परमानेंट सेटलमेंट की अगर बात करें तो इन द ईयर 1793 इसको इंट्रोड्यूस किया गया। कॉर्नवालिस, लॉर्ड नहीं लगाएंगे इनके नाम के आगे, हो सकेगा तो उतना अवॉइड करेंगे। कॉर्नवालिस, ठीक है, तो कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट लेके आया, जिसको कि हम जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। अब जमींदारी क्यों बोलते हैं वो ध्यान से समझिए। ये मान लो पार्ट ऑफ लैंड है, ठीक है, तो ब्रिटिशर ने बोला, ये है मान लेते हैं ब्रिटिशर, इन्होंने एक जमींदार को अपॉइंट कर दिया और उसको इस लैंड का ओनर डिक्लेयर कर दिया कि तुम इस लैंड के एक तरह से ओनर हो, एक तरह से हेरिडिटरी राइट है तुम्हारे, यानी कि अगर तुम चले जाते हो तो उसके बाद तुम्हारे बेटे को ट्रांसफर हो जाएंगे एंड सो ऑन। लेकिन ये राइट तुम्हारे पास तभी तक रहेंगे जब तक तुम हमें रेवेन्यू ला के देते रहोगे इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड से, जिसके तुम्हें जमींदारी राइट्स मिले हुए। तो और अगर तुमने उतना, और ये फिक्स कर दिया गया था, दैट इज वाइट इज कॉल्ड एज परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी कर दिया गया था, परमानेंट था, फिक्स था। अब क्योंकि फिक्स था, इतना देना ही देना है, एंड इफ़ यू फेल टू डू सो, एंड इसमें एक सनसेट क्लॉज भी था कि मतलब ये बोला जाता है कि सूरज डूबने से पहले पहले आपको रेवेन्यू हमें ला के देना है, सनसेट क्लॉज। और अगर इफ़ यू फेल टू डू दिस, आपके जो जमींदारी राइट्स है वो हम छीन लेंगे। ठीक, तो ये पूरा सिस्टम था। अब क्योंकि इसमें जो मिडिल मैन था जिसका नाम था जमींदार, तो इसलिए इस सेटलमेंट को जमींदारी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये आया कहाँ पे, लाया कहाँ पे गया, कौन लाया? कॉर्नवालिस। कब लाया? 1793। कहाँ पे लाया?
तो जो प्रेजेंट डे बंगाल वाला रीजन है, बंगाल हो गया, यूपी हो गया, ठीक है, एमपी हो गया, इन रीजन्स में इसको लाया गया था। अभी मैं समराइज भी कर दूंगा तीनों को, ठीक है, अभी बस एक एक करके समझते रहिए। अब क्योंकि ये उतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाया, तो अब 1820 के टाइम पे आता है रैयतवाड़ी सिस्टम। क्या आता है? रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी, ये क्या है? रैयत, रैयत का मतलब होता है पेजेंट, यानी फार्मर, किसान। यानी कि अब हम डायरेक्ट पेजेंट यानी किसान से ही रेवेन्यू लेंगे, कोई मिडिल मैन नहीं होगा, कोई जमींदार नहीं होगा। याद क्या रखना है यहाँ पे? कब आया, कौन लाया, कहाँ लाया? 1820 में आया ये मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, या फिर इन शॉर्ट मुनरो और रीड याद रखो बस। मुनरो और रीड लाए, कहाँ पे लाए? साउथ इंडिया में इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट किया। जो साउथ इंडिया में इनकी प्रेसिडेंसी थी मद्रास वाली, उसके रीजन के अराउंड ये लाए, तो साउथ इंडिया में। और तीसरी और फाइनल जो है दैट इज महालवाड़ी सिस्टम, ठीक है, महालवाड़ी। ये कब आया, कौन लाया और कहाँ पे आया? तो 1822 के टाइम पे, 1882 में इसको दो पर्सन्स लाए। एक का नाम है, सबसे पहले तो इसको इंट्रोड्यूस किया था होल्ट मैकेंजी ने। किसने? होल्ट मैकेंजी ने इसको लाया था। होल्ट मैकेंजी कहाँ पे लाया था इसको? तो मेनली आप ये समझ सकते हो कि ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि जो आप प्रेजेंट डे बंगाल वाला समझ सकते हो, बंगाल वाला जो प्रोविंस है वहाँ पे लाया था इसको होल्ट मैकेंजी, ठीक। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बंगाल। लेकिन इसी चीज़ को, सेम चीज़ को बेंटिक लाया, विलियम बेंटिक। अपने कार्यकाल के समय विलियम बेंटिक ने इसको इंट्रोड्यूस किया, मध्य प्रदेश पंजाब वाला जो प्रांत है वहाँ पे। क्लियर? एक चीज़ याद रखना कि अब ये महालवाड़ी कैसे डिफरेंट है रैयतवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट से। तो परमानेंट सेटलमेंट में एक जमींदार फिक्स था, एक मिडिल मैन था, आपको रेवेन्यू कलेक्ट करके देना है, एंड इफ़ यू फेल टू डू सो आपके जमींदारी राइट्स गए। रैयतवाड़ी में रैयत होता था, एक पेजेंट से डायरेक्टली हम जाके लेते थे। महाल यहाँ पे महाल से लेते थे। महाल क्या है? महाल है एक तरह से ग्रुप ऑफ विलेजेस को हम बोलते हैं महाल। यानी कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता था, विलेज हेडमैन होता था, हर गांव में मुखिया होते हैं हमारे, तो उस गांव के मुखिया से इसको कलेक्ट किया जाता था। एंड दैट मुखिया वाज नॉट जमींदार, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि उसके पास उस लैंड के ओनरशिप राइट से, नहीं, वो जमींदार नहीं था, बस वो विलेज हेडमैन था जिसको रेवेन्यू कलेक्ट, जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, अलग से अपॉइंट नहीं किया जा रहा है, और वही कलेक्ट करके देगा। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड सीजीएल 2022 से 23 में क्वेश्चन बना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। तो ध्यान रखना, ये रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे बेस्ड है, मतलब जहाँ पे एक तरह से रेंट में चीज़ों को चढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर रैयत एक तरह से रेंट पे कर रहे हैं अपनी लैंड का, अगर हम देखा जाए तो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे बेस्ड है। लेट मी समराइज यू ऑल दिस फॉर यू इन अ मैप। ये मान लेते हैं इंडिया है, ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा और बेटर ड्रॉ कर देते हैं ताकि जो बंगाल वाला प्रोविंस है वो क्लियरली हमें दिखे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा इस वाले, यहाँ पे आया आपका परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, यहाँ पे आया आपका परमानेंट सेटलमेंट, जिसको कि हम जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। कब आया, कौन लाया, कहाँ पे आया? ये तो मैप में शो हो रहा है, बंगाल वाला जो प्रोविंस है वहाँ पे। साउथ इंडिया में आ जाओ आप जल्दी से, मद्रास प्रोविंस, यहाँ पे आया आपका रैयतवाड़ी, जो कि किस पे बेस्ड है? रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे। याद रखना आसान है, आर से रैयतवाड़ी, आर से रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। कब आया? 1820 में। कौन लाया? मुनरो और रीड, ठीक है, मुनरो एंड रीड। कहाँ पे आया? मद्रास प्रोविंस में। देन अब फिर से ऊपर आ जाओ, 1822, यहाँ पे पंजाब वाला जो प्रांत है, एक्चुअली बंगाल में भी है, मैंने आपको बताया कि जो होल्ट मैकेंजी लाया इसको, ये है आपका महालवाड़ी, जहाँ पे ग्रुप ऑफ विलेजेस से लिया जा रहा था, विलेज हेडमैन से लिया जा रहा था। कब आया, कौन लाया? होल्ट मैकेंजी। और अगर होल्ट मैकेंजी ऑप्शन में नहीं होगा तो विलियम बेंटिक होगा, ठीक है, विलियम बेंटिक। क्लियर? तीनों चीज़ क्लियर हो गई आपको? 3 गुना लगान लेते थे ब्रिटिशर, और इसको लेके जो पेजेंट्स हैं वो काफ़ी नफरत में थे इनसे। तो इस नफरत की वजह से अब हम एक एक करके जो रिवोल्ट है उनको देखेंगे। जो प्री 1857 रिवोल्ट है, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है जो मैंने 3 चीज़ें बताई? तो जो प्री 1857 रिवोल्ट है, इसमें एक चीज़, एक सेकेंड,
क्या मेरी वॉइस प्रॉपर आ नहीं आ रही क्या? ठीक है, ओके। गुरुदेव ब्लो उनको सही करने, केमिस्ट्री के कार्बन को सही करने, सभी से रिक्वेस्ट है कि सर हाँ प्लीज़ सर के साथ सर एक साथ नोट्स जो बलौर अपलोड हो रहे हैं उनको सही करने। बलौर नहीं, ब्लर। ब्लर वाले सही हो चुके हैं राजवीर, ठीक है, ब्लर वाले सही हो चुके हैं। यस, सफिशिएंट है, ठीक है। स्पैम कौन कर रहा है भाई? चलो, ऑल क्लियर, ओके। स्पैमर क्या हो गया भाई? स्पैम क्यों कर रहे हैं? लास्ट में मैं डाउट के आंसर दे दूंगा, बीच में इन सब डाउट्स के मैं आंसर नहीं दूंगा। इससे टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो पूछो, ठीक है, फालतू का नहीं। चलो, तो अभी आते हैं सन्यासी रिवोल्ट पे। तो एक एक करके इंपॉर्टेंट जो हमारे रिवोल्ट हैं उनको देखेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो 1857 से जो हमारे पहले रिवोल्ट हुए वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। 2-3 इंपॉर्टेंट है, उनको थोड़ा सा देख लेंगे, जैसे सन्यासी हो गया, संथाल हो गया, मुंडा वाला हो गया। बाकी की रिगार्डिंग हमें ये देखना है कि कौन से रीजन में हुआ, कौन लीडर था, ठीक है। बस ये 2 चीज़ें, कौन से रीजन में है और कौन लीडर था और कब हुआ, ये कुछ कुछ में इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले तो हुआ सन्यासी रिवोल्ट। सन्यासी रिवोल्ट का अगर देखा जाए तो रफली 1763 के टाइम पे स्टार्ट होता है। 1764 आप ऐसे समझ सकते हो, यानी कि वो टाइम है ये जब बैटल ऑफ प्लासी भी जीत चुका था ब्रिटिशर और ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये जीत चुके थे बैटल ऑफ बक्सर भी। तो इसके बाद इनका एक तरह से पूरा कंट्रोल था। और एक तरह से जो थोड़े बहुत मुगल किंगडम, थोड़ा सा अवध किंग, ये जो बचे भी थे बंगाल वगैरह, ये भी इनके हाथ से, ये मतलब जो रूलर्स थे ये भी गए। अब होता क्या था, ये सन्यासी और जो फ़कीर होते थे, अब सिर्फ सन्यासी इसको क्यों बोला जाता है, बिकॉज इसमें सन्यासियों जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और ना सिर्फ सन्यासी बल्कि जो फ़कीर होते थे जो इस्लाम धर्म से थे उन्होंने भी मिल के पार्टिसिपेट किया इसमें, क्योंकि इन सबकी एक तरह से हम पहले तो बोल सकते हैं जॉब चली गई, पहली चीज़। दूसरी बात, इनको बहुत ही, जब ये लोग पिलग्रिमेज में जाते थे तो इनको बहुत हिंड्रेंस क्रिएट की जाती थी और इनको बहुत ही एक तरह से डाकू के तौर पे देखा जाता था, ठीक है। और इन पर बहुत ही एक तरह से हम बोल सकते हैं कि गलत शब्दों का इनके लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इन लोगों ने एक तरह से कलेक्टिवली, और खासकर वो जो एक तरह से सिपाही जो फोर्सेस से निकाल दिए गए किसी कारणवश, तो वो खुद इस पर्टिकुलर रिवोल्ट में शामिल हुए। तो 1763 के टाइम पे ये आपका रिवोल्ट स्टार्ट होता है, 1763-64। तो बैटल ऑफ बक्सर से इसको याद कर सकते हो। किस रीजन में? तो बिहार और बंगाल वाला, क्योंकि वही उस समय प्रोमिनेंट हुआ करता था। तो बिहार और जो बंगाल वाला रीजन था वहाँ पे। लीडर इसके नहीं पूछेगा, अगर पूछ लेता है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बट इसको याद मत रखिएगा, ऐसे ही देख लो। अगर आ जाए तो मंजू शाह, ठीक है, भवानी पाठक, ये आपके जैसे मुस्लिम है, ठीक है, और भवानी पाठक, देवी चौधरानी, यानी कि फीमेल पार्टिसिपेशन भी था इसमें, ठीक है। देवी चौधरानी ये हमारी फीमेल थी, तो ये इसके लीडर थे। ये इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा देख लो, अगर आ गया, वैसे तो बहुत कम चांसेस हैं, तो एटलीस्ट आप रिकॉल कर पाओगे उसको। तो बिहार बंगाल वाले रीजन में सबसे पहले 70 बैटल ऑफ बक्सर से इसको याद कर लो। देन ये लिस्ट है वो छोटे छोटे जो रिवोल्ट हुए हैं रीजनल लेवल पे, उनको हम देख लेते हैं, कब हुआ, लीडर कौन था और कहाँ पे हुआ। तो पैकर रेबेलियन की अगर बात करें तो 1817 में हुआ, 1817 में। रीजन कौन सा था? ये उड़ीसा रीजन था। और इसको लीड कौन कर रहा था? बंधु, या फिर एक सेकेंड, इसको लीड कर रहे थे बख्शी जगबंधु विद्याधर, ठीक है, बख्शी जगबंधु विद्याधर, ये इसको लीड कर रहे थे। बस इतना हमें इसमें याद रखना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में हमें नहीं पढ़ना है इसके बारे में। और होम रिवोल्ट ऑब्वियस सी बात है कहाँ पे होगा, ये असम वाले रीजन में था, ठीक है। असम को अहोम बोलते थे पहले, तो असम वाले रीजन में था 1828 में। यहाँ पे ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं है इस वाले की, मैं लिख दिया मैंने आपको, और ये ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो 1817 पैका का याद रख सकते हो, इसका बैटल ऑफ बक्सर से याद हो जाएगा, बाकी अहोम का याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। असम रीजन तो आपको याद ही हो जाएगा, बाकी इसमें लीडर थोड़ा सा ध्यान रखना, गोमधर कुंवर, लीडर का नाम बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। पागलपंथी रिवोल्ट जो है आपका, पागलपंथी 1825 के टाइम पे हुआ था स्टार्ट, और ये भी आपको याद नहीं रखना है इस ईयर को भी। किस रीजन में हुआ था ये? तो ये आपका वही बंगाल वाला जो रीजन है वहाँ पे, और इसके लीडर थे करम शाह और उनके बेटे टीपू, ठीक है, करम शाह एंड टीपू। अच्छा जल्दी से कमेंट बताइए, टीपू सुल्तान की डेथ कब हुई थी? और टीपू सुल्तान ने
थर्ड जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था उसमें कौन सी ट्रीटी साइन करी थी ब्रिटिशर्स के साथ? मोपला अपराइजिंग। ध्यान रखना, मोपला का मतलब होता है मालाबार, और मालाबार का मतलब होता है ये केरल वाला रीजन। मालाबार हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, इसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं। तो ये उस पर्टिकुलर रीजन में था मोपला अपराइजिंग। किस ईयर में? 1836 में स्टार्ट होती है, और ये मालाबार वाला रीजन ही मैंने आपको बता दिया। लीडर यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करिएगा, ईयर तो बिल्कुल अभी मत इसको रटिएगा, क्योंकि अभी जब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे ना 1921 में, तो वहाँ पे फिर से मालाबार अपराइजिंग आएगी, बिकॉज यहाँ पे फिर से दोबारा अपराइजिंग होती है 20th अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी में। और वहाँ पे हम देखेंगे हिंदू वर्सेस मुस्लिम बन जाता है। और क्यों बन जाता है? वहाँ पे भी यही रीज़न था कि ऑपरेसिव जो ज़मींदार थे, अब क्योंकि जो ज़मींदार थे, क्योंकि उनको भरना होता था लैंड रेवेन्यू ब्रिटिशर को, तो वो ऑपरेसिव हो जाते थे जो पेजेंट्स होते थे उन पे, क्योंकि उनको होना पड़ता था, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो उनके राइट्स, उनके जो हेरिडिटरी राइट्स हैं लैंड के, वो चले जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। अभी हम देखेंगे जैसे कि ये अभी हो एंड मुंडा अपराइजिंग है, कोल म्यूटिनी है, ये सब ट्राइबल अपराइजिंग है। जैसे कोल वाली, हो एंड मुंडा, ये सब ट्राइबल, यानी इसमें ट्राइबल्स ने पार्टिसिपेट किया। और ट्राइबल्स का मेन अभी फैक्टर क्या था? वही था, क्योंकि उन होता ये था कि ज़मींदार रख दिया जाता था, वो बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव होता था, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करता था, क्योंकि रेवेन्यू फिक्स होता था। अब वो इतना ज़्यादा रेवेन्यू उनसे वसूलते थे कि उनके पास पैसा इतना भी नहीं बचता था कि वो आगे भी प्रोड्यूस कर सकें कुछ। तो इसकी वजह से वो लोन लेते थे। अब जिनसे लोन लेते थे और लोन नहीं भर पाते थे, तो वो उन पर फिर और ऑपरेशन करते थे, उनको मजदूर बनाते थे, बंधुआ मजदूर बनाते थे, और न जाने बहुत सारी यातनाएँ करते थे उन पर। तो इस वजह से उसके आक्रोश में ये हमारी जो ट्राइबल अपराइजिंग है वो स्टार्ट हुई। तो कोल म्यूटिनी की अगर मैं बात करूं तो 1831 के टाइम पे, और बुद्धो भगत इसके लीडर थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लीडर का नाम थोड़ा सा देख लीजिएगा, बुद्धो भगत। एंड नाउ कमिंग ऑन टू दी हो एंड मुंडा अपराइजिंग, जो कि हुई थी झारखंड का जो प्रेजेंट रांची वाला एरिया है, रांची या फिर जो आपने सिंघभम सुना होगा, ठीक है, सिंघभम जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये ओरिजिनेट होता है हो एंड मुंडा अपराइजिंग। मुंडा के बारे में आपने आई होप सुना होगा, एक ट्राइबल ग्रुप है। हो और मुंडा एक ट्राइबल ग्रुप है। कहाँ पे? झारखंड वाले रीजन में हमको देखने को मिलता है। अब इनका ये चलता था खुंटकट्टी सिस्टम। खुंटकट्टी सिस्टम क्या होता है कि भाई देखो, खुंटकट्टी में ये होता है कि ये लोग क्या करते थे, जो ट्राइबल होते थे, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। आज भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रेवलेंट है, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ये करते थे कि जैसे अ पार्ट ऑफ लैंड है, वहाँ पे बहुत फॉरेस्ट है, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट है वहाँ पे, तो वो वहाँ पे माइग्रेट करेंगे, उस फॉरेस्ट को काटेंगे, और उस काट के वहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे। फिर एक टाइम पे वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी लूज कर देगा, आगे बढ़ेंगे, वहाँ पे काटेंगे, देन वहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे। और वो एग्रीकल्चर जहाँ पे करेंगे वहाँ पे कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी, बल्कि कलेक्टिव ओनरशिप होगी, और उस कलेक्टिव ओनरशिप को बोलते थे खुंटकट्टी सिस्टम। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग का कबीला है बस 150 लोगों का, ठीक है, तो वो 150 लोग कलेक्टिवली उस लैंड को ओन कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि ये मेरा लैंड वो मेरा लैंड, ऐसा नहीं। खुंटकट्टी सिस्टम को तोड़ा ब्रिटिशर ने, और यहाँ पे एक तरह से आउटसाइडर्स को भेजा। और वो आउटसाइडर मतलब इनके लिए आउटसाइडर को ये बोलते थे डीकूज। तो एक्चुअल में किसके खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे? डीकूज। और वो आउटसाइडर ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर ही थे, और ऐसा नहीं कि जो हम लोग ट्राइबल अपराइजिंग देख रहे हैं, चाहे हो एंड मुंडा हो, चाहे कोल हो, चाहे अभी संथाल देखेंगे, कि वो सिर्फ ब्रिटिशर के खिलाफ थी। वो उन सब के खिलाफ थी जो आउटसाइडर है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर मान लेते हैं, जैसे कोई मान लेते हैं कोई ट्राइबल है, हमारा ग्रुप है, मान लेते हैं कुछ छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ये लोग गवर्नमेंट, आप सुनते होंगे कि वहाँ पे रोड बनती है या फिर कुछ भी होता है, तो यहाँ पे नक्सलिज्म काफ़ी फैला हुआ है। और नक्सलिज्म का जो एक कारण है वो ये है कि वो लोग डेवलपमेंट नहीं चाहते, उनके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग है, ठीक है। तो वो रोड बनती है, फिर कुछ ऐसा डेवलपमेंट वाला काम होता है, तो उसको अपोज करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट से अपोजिशन, अगर आप भी जा रहे हैं, ठीक है, आप जैसे फॉर एग्जांपल जा रहे हैं और वहाँ पे कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ भी वो एक तरह से आक्रोश दिखेगा। तो आउटसाइडर के खिलाफ था, और आउटसाइडर को ये डीकूज बोलते थे। और खुंटकट्टी सिस्टम को फिर से रिस्टोर करना चाहते थे। तो उसको रिस्टोर करने के लिए हो एंड मुंडा अपराइजिंग होती है। कब होती है? वही आप मान सकते हो डेट के, अगर मैं बात करूँ 1799 के टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पे हो एंड मुंडा अपराइजिंग में जो लीडर थे दैट वाज बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा को भगवान भी माना जाता है। आप में से काफ़ी लोगों ने इनका, सॉरी यहाँ पे मैंने आई थिंक गलती 1799 बोल दिया था, क्या 1899 होगा, ध्यान रखना, ठीक है, 1899, बिकॉज इनकी जो डेथ है, ध्यान रखना, जो बिरसा मुंडा जी हैं उनकी डेथ हुई थी 1900 में, ठीक है। तो 1900 में इनकी डेथ हुई थी, और उनको भगवान भी मानते हैं। और हम इसी वजह से जो जनजातीय गौरव दिवस है वो भी 15 नवंबर को मनाते हैं, इनका जो बर्थ डेट है उस पर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि जो जनजातीय गौरव दिवस है
गौरव दिवस, ठीक है, ये हम 15 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है, इन्हीं की जो बर्थ एनिवर्सरी उसको सेलिब्रेट करने के लिए। क्लियर। तो ये होवन मुंडा प्राइजिंग हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं संथाल रेबेलियन पे। तो संथाल रेबेलियन क्यों हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो ये भी अगर मैं बात करूँ वही ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राजमहल हिल्स, जैसे ये हमारा पार्ट है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे राजमहल हिल्स के बारे में। ये हमारा जो पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय पठार, उसका ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है, ठीक है। तो राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स में ये हुआ था, ठीक। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो संथाल एक ट्राइब का नाम है। हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो इसी ट्राइब से बिलोंग करती हैं, संथाल ट्राइब से। भील और गोंड के बाद सबसे थर्ड लार्जेस्ट जो हमारी ट्राइब है उसका नाम संथाल ही है। तो संथाल ट्राइबल ग्रुप में सेम चीज़ हुई, सेम चीज़ इन दी सेंस इनका भी पहले एक्चुअल में था ये कि संथाल जो है ये बहुत जाने जाते थे बहुत ही अच्छे तरह से फॉरेस्ट क्लियरेंस करिए। जो ब्रिटिशर थे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेना चाहते थे लैंड से, तो और वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट ऑफ लैंड को क्लियर करवाना चाहते थे, जो फॉरेस्ट पार्ट ऑफ लैंड होता था उसको। तो क्लियर करवाने के लिए उन्होंने देखा कि यार ये लोग सही हैं, संथाल लोग बहुत तेज़ी के साथ क्लियर करते हैं, बहुत अच्छे तरह से प्रोडक्शन लेके आते हैं। तो इन्होंने इनको ये ऑर्डर दिया कि भाई आप लैंड को क्लियर करो और वो पार्ट ऑफ लैंड आपका होगा। दैट मीन इन्होंने बोला दामिनी को। दामिनी को का मतलब क्या होता है? फिर दामिनी को का मतलब क्या होता है कि दैट पार्ट ऑफ लैंड बिलोंग्स टू यू, वो आपका लैंड है, ठीक है, मतलब कलेक्टिव ओनरशिप आपकी है वहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने वहाँ पे आउटसाइडर भेजे, ज़मींदार भेजे और इनसे भी ऑपरेसिव टैक्सेशन लेना स्टार्ट कर दिया। एक टाइम पे इतना, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी दे रहे थे संथाल लोग, और एक टाइम पे इतना ज़्यादा बढ़ गया कि संथाल लोग जो है यहाँ से अब हो जाते नाराज़, और इन्होंने अब सबक सिखाने का सोच लिया, क्योंकि इतना ज़्यादा हो गया था कि कई सारे, क्योंकि वही मैंने पूरा जो विसीएस साइकिल आपको समझाया, विसीएस साइकिल इन द सेंस कि जैसे टैक्स ज़्यादा लिया जाएगा, अब टैक्स ज़्यादा लिया जाएगा तो उनके हाथ में पैसा नहीं बचेगा कि आगे वो कुछ खर्च कर सकें और कुछ इनपुट्स लगा सकें आगे एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर जब आगे कर नहीं पाएंगे तो फिर लोन लेने जाएंगे तो फिर लोन चुका नहीं पाएंगे, लोन नहीं चुका पाएंगे तो वो फिर फर्दर उनको स्लेव बनाएगा, और इससे धीरे धीरे वो सुसाइड रेट्स भी इनके बढ़ने लगे थे। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब जो है इनको सबक तो सिखाना होगा, और इसके लिए सिद्धू और कन्हू दो भाई ने ये चीज़, वैसे तो 4 भाई थे लेकिन हमें 2 भाइयों के नाम याद रखने, सिद्धू और कन्हू। इन्होंने सोचा इन द ईयर 1855 ये हुआ था रिवोल्ट, कि हमें इसको मतलब सप्रेस करना है, इनका जो ब्रिटिशर का ऑपरेशन जो बढ़ रहा है उसको। और उसको करने के लिए मतलब ये माना जाता है कि इन्होंने ब्रिटिशर्स को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। इतना ज़्यादा इन लोगों ने बहुत ही, क्योंकि इनके पास इक्विप्ड वो इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं जो गोली बंदूक है वो सब नहीं थी, इनके सिर्फ बो एंड एरो का इस्तेमाल कर रहे थे। बट फिर भी उसे कंपैरिजन में इन्होंने बहुत लंबे समय तक, तकरीबन 1 साल तक, 1856 तक ये रिवोल्ट चला। सिद्धू एंड कन्हू इसके लीडर थे, बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है। और कहाँ पे? राजमहल हिल्स के आसपास। बट फाइनली इसको ब्रिटिशर जो है सप्रेस कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी बस हमें 1855 याद रखना है, ब्रदर्स का नाम याद रखना है, और किस एरिया में था राजमहल हिल्स में, बस हमें याद रखना है। देन मूविंग ऑन टू द इंडिगो रिवोल्ट, ये हमारा फाइनल रिवोल्ट है। इंडिगो रिवोल्ट एक्चुअल में 1857 के पहले नहीं, 1857 के बाद में हुआ था, बट इसको भी हम कर लेते हैं अभी, ठीक है। 1859 में जो हुआ था। तो ये इंडिगो रिवोल्ट किसके रिगार्डिंग था? तो ये इंडिगो यानी नील की खेती किससे संबंधित था? इंडिगो मतलब होता है नील, ठीक है, और नील का होता है एक पेड़। नेचुरली इस पेड़ को ग्रो किया जाता था पहले, और इससे नील प्रोड्यूस की जाती थी, इंडिगो प्रोड्यूस की जाती थी। तब तक सिंथेटिक डाई नहीं आई थी मार्केट में। अब हुआ क्या, जर्मनी में सिंथेटिक डाई आ गई उस समय 1858 के टाइम पे। जब सिंथेटिक डाई वहाँ पे आ गई तो यहाँ पे जो नेचुरल डाई थी, क्योंकि इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होता है तो ऑब्वियस ही बात है हाई रेट में सेल भी किया जाएगा, बट वहाँ पे सिंथेटिक डाई का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था कम। तो ये लोग जो ब्रिटिशर ले जाते थे वहाँ पे बेचने, एक्सपोर्ट करते थे, वो बहुत ही हाई रेट थे, तो इनको कोई खरीदता नहीं था। तो इन्होंने क्या बोला कि बल्क में प्रोड्यूस करो, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करो, और पूरी पार्ट ऑफ लैंड में इंडिगो ही प्रोड्यूस करो, क्योंकि उससे इनको ज़्यादा उपज होती थी। बट पेशेंट्स इसके लिए राज़ी नहीं थे। उसके कई कारण थे, क्योंकि पहला, इस खेती के लिए बहुत ज़्यादा पानी लगता है, ये लैंड को एक टाइम पे बंजर बना देता है, तो इसकी फर्टिलिटी लूज़ हो जाती है, एंड फिर खाएंगे क्या अगर गेहूं चावल वगैरह नहीं उगाएंगे। तो इन लोगों ने बहुत विरोध किया, एंड इट वाज अ सक्सेस रिवोल्ट। इस रिवोल्ट में ऐसा हमें कोई लीडर नहीं पढ़ना है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि कब हुआ, कौन सी, वेस्ट बंगाल में हुआ, वेस्ट बंगाल की नादिया डिस्ट्रिक्ट में ये स्टार्ट हुआ। एंड इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट ये है कि इसको कवरेज बहुत अच्छी मिली। जैसे कि दीनबंधु मित्र हमारे एक हुए, उन्होंने दीनबंधु मित्र ने एक प्ले लिखा, एक इस पर प्ले बनाया, और उसका नाम था नील दर्पण, ठीक है। इतना फेमस हुआ उस टाइम पे कि ब्रिटिशर को इसको बैन लगाना पड़ा इस पर। और हमारे जो बंकिम चंद्र चैटर्जी है, उन्होंने अपनी आनंद मठ नॉवेल पे भी इस चीज़ को मेंशन किया, ठीक है।
तो इस वजह से ये सक्सेसफुल रहा और फाइनली इनको जो है ब्रिटिशर को मानना पड़ा कि ठीक है अब मत उगाओ। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से थी। अब हम आते हैं एक्चुअल जो 1857 रिवोल्ट है। अब ये सारी हमने चीज़ें क्यों देखी, ताकि आपको बैकग्राउंड समझ में, और बिकॉज इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिकूज बिल्कुल। यहाँ पे किसी कोई डाउट तो नहीं है? सर who led the इंडिगो रिवोल्ट? इंडिगो रिवोल्ट में एज सच मतलब कोई लीडर नहीं था, और वैसे अगर पूछ ले, ठीक है, तो एक नाम देख लेना, दिगंबर विश्वास करके हैं, लेकिन एक्चुअल में कभी मैंने देखा नहीं कि इस तरह से क्वेश्चन बना हो लीडर पे, ठीक है, बिकॉज इसमें कलेक्टिव पार्टिसिपेशन था। बट अगर फिर भी पूछ ले तो दिगंबर विश्वास याद रखना, ठीक है। एक मतलब दो विश्वास थे, आई थिंक, एक विष्णु चरण विश्वास थे और एक दिगंबर विश्वास थे। इन्होंने सबसे पहले एक्चुअल में इनिशिएट किया था, तो अगर पूछता है तो ये आपके आंसर्स होंगे, ठीक है। नील दर्पण, प्लीज़ मेरा नाम ले लीजिए। अच्छा क्यों? चलो ले लेते हैं भाई, अब इतने तुम प्यार से बोल रहे हो। महेंद्र यादव हमारे बीच मौजूद हैं और इस क्लास को बड़े ही शान से ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट। अब 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? कई कारण थे। आर्टिशन और ट्रेडर्स जो थे वो बोल रहे थे अगर हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोले क्या। क्यों? क्योंकि आर्टिशन और ट्रेडर्स की जॉब चली गई थी। अब इसमें अगर हम बात करें 1857 जो एक्चुअल में रिवोल्ट हुआ, जिसको कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे कारण थे। उसमें से एक इकोनॉमिक कॉज भी था कि जो लोग ट्रेडिशनल जॉब कर रहे थे, ट्रेडिशनल जॉब से मेरा मतलब है जो पहले से जॉब चली आ रही थी वो ख़त्म हो गई थी। आर्टिशन जो ट्रेडर्स थे वो मुगल कोर्ट या फिर जो राजपूत कोर्ट है वहाँ पे हैं, अपना सर्विस दे रहे हैं, पैसा मिल रहा है। बट आर्टिशन ट्रेडर्स की अब जॉब चली गई, तो एक तो ये इकोनॉमिक कॉज हो गया। और क्या कॉजेज़ थे? सोशल रिलीजियस कॉजेज़ थे। सोशल रिलीजियस कॉजेज़ क्या थे? जैसे कि ब्रिटिशर्स हमेशा रेशल डिस्क्रिमिनेशन पे बिलीव करते थे। रेशल डिस्क्रिमिनेशन करते थे कि भाई हम गोरे हैं, या फिर हम रेशल सुप्रीमेसी पे बिलीव करते थे कि हमारा ब्लड रॉयल ब्लड है, ठीक है, और इंडियन से डिस्क्रिमिनेट करते थे। एक तो ये एक कारण हो गया। दूसरा एक कारण था कि यहाँ पे इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज़ काफ़ी भेजे। अब इन क्रिश्चियन मिशनरीज़ का काफ़ी काम था। एक तो कन्वर्ट करवाना हिंदुइज़्म में, सॉरी इस्लाम, इसमें क्रिश्चियनिटी में, हिंदूज़ को क्रिश्चियनिटी में, और इन लोगों ने, ब्रिटिशर ने रिफॉर्म लाने चाहे। वो रिफॉर्म कैसे लाने चाहे कि सती एबॉलिश करना, ये सारा कुछ करना। जैसे 1833 में आपको पता, हम लोग देखेंगे आगे कि हमारा अगला टॉपिक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ही होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वहाँ पे सती एबॉलिश किया गया। तो ये सारी चीज़ें इनको पसंद नहीं आ रही थी हम इंडियंस को, कि हमारे आप रिलीजन में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, कि सती प्रथा हटा रहे हो, विडो रीमैरिज। भले वो आगे चल के आज हमें लगती हैं कि हाँ यार अच्छा तो किया ब्रिटिशन, लेकिन तब आप सोचिए जो रिजिड माइंडसेट था उसने उस चीज़ का अपोज किया। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ब्रिटिशर ने सब अच्छा करना का वो सोचा, उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें हो गई, लेकिन अब ये जो क्रिश्चियनिटी में ये और ये रेशल, इसका तो मतलब एक तरह से कोई वही नहीं है ना, ठीक है। तो ये एक तरह से काफ़ी बड़े रीजंस निकल के आए। फिर आपका कुछ ब्रिटिश पॉलिसीज़ भी रही, जैसे कि इस टाइम पे जब 1857 ये रिवोल्ट हुआ, तो इस समय गवर्नर जनरल इंडिया में था कैनिंग, ठीक है। अब ये जो कैनिंग था इसने एक एक्ट लाया और उसका नाम था जनरल सर्विस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। जनरल सर्विस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। और इस एक्ट के थ्रू किया क्या गया कि इनको बोला गया सोल्जर्स को कि आपको आउटसाइड इंडिया भी सर्व करना पड़ सकता है, यानी कि भारत से बाहर भी जाना पड़ सकता है। ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको सर्व करने का मौका हम देंगे। बट एक्चुअल में हिंदुइज्म धर्म में ये था कि अगर आपने समुद्र क्रॉस कर लिया, यानी अगर आप देश से बाहर गए, तो आपने अपना धर्म खो दिया। ये था इसमें। और एक्चुअल में ये चीज़ ये डाली गई थी वेदास वगैरह में, ठीक है, जो हमारे एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं। और वो इसलिए डाली गई थी क्योंकि ये डलवाई गई थी। मैंने आपको बताया था कि एक लैंड ओनर हुआ करते थे। हिस्टोरिकल टाइम से देख रहे हैं हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ के आ रहे हैं, मेडिवल हिस्ट्री में ये देखा कि जो पार्ट ऑफ जो लैंड का ओनर है वो नहीं चाहेगा कि जो उसके पेजेंट है, जो उस पर काम कर रहे हैं, वो बाहर कहीं चले जाएं। तो इसलिए हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये चीज़ डलवाई गई कि आप जो है अगर बाहर जाएंगे तो आपका धर्म खो जाएगा। और वो चीज़ हमारे अंदर एकदम एंगल्फ हो चुकी थी कि मतलब बाहर जाना मतलब धर्म खोना। तो ये भी एक कारण था, जो कि एक ब्रिटिश पॉलिसी थी, ठीक। इस वजह से जो आर्मी वाले थे वो नाराज़ थे, जो कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंडियंस भरे हुए थे ब्रिटिश आर्मी में। और क्या पॉलिसीज़ थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी इनकी पॉलिसी थी, हड़प नीति जैसी, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लैप्स का मतलब ख़त्म हो जाना। 1857 में इसको डलहौजी लेके आया, इसको इंडिया में एक तरह से इसको यूज़ किया। हम इसको डलहौजी ने, भले इसको हम क्रेडिट देते हैं कि इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति लाया, जिसके तहत था क्या वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक्चुअल में जिस तरह हमने कल देखा था सब्सिडियरी अलायंस,
1798 वेलेस्ली लेके आया था, बट एक्चुअल में ओरिजिनेटर कौन था? डुप्ले था, जो फ्रेंच गवर्नर जनरल था। उसी तरह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऐसा नहीं डलहौजी के द्वारा कोई कॉन्सेप्ट दिया हो, इसने इंट्रोड्यूस किया था, बस इसको इंडिया में अच्छी तरह से यूज़ किया था। इसके तहत ये था कि अगर कोई भी किंगडम है, उस किंगडम को जो राजा है अगर उसका बेटा नहीं है तो ब्रिटिशर का वो पूरा किंगडम हो जाएगा, फर्स्ट। सेकेंडली, अगर उसका अडॉप्टेड सन भी है तो भी उस अडॉप्टेड सन को हम सिर्फ कुछ राइट्स देंगे कि हाँ उसको पेंशन वगैरह मिलती रहेगी, लेकिन एक्चुअल में भले उसको हम गवर्निंग राइट, वो हम पे डिपेंड करेगा एक तरह से। ब्रिटिशर बोलते हैं कि अगर अडॉप्टेड सन है, आपने गोद लिया है, तो हम पे डिपेंड करेगा कि हम देना चाहते हैं उसको कि नहीं देना चाहते। ऑब्वियसली क्यों देंगे वो उसको, ठीक है। तो ये भी एक कारण था इनकी ब्रिटिश पॉलिसी थी, और यही कारण की वजह से जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई हैं वो यहाँ पे आती हैं, बिकॉज उनका एक अडॉप्टेड सन था और उस सन को इन्होंने राइट्स नहीं दिए थे ओनरशिप के, इस वजह से उसे छीन लिया था, इस वजह से उन्होंने 1857 का जो रिवोल्ट है उसमें हिस्सा लिया। क्लियर है? तो ये कुछ हमें पॉलिसीज़ हैं देखने को मिलती है ब्रिटिशर्स की 1857 के टाइम पे, जो काफ़ी ऑपरेसिव थी, और इसकी वजह से 1857 रिवोल्ट का धीरे धीरे जो बबल है वो बढ़ता जा रहा था। तो कैनिंग का नाम याद रखना यहाँ पे। कैनिंग वॉज दी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1857 का रिवोल्ट। ये चीज़ रटनी है आपको। मैंने जहाँ पे नहीं रटना था वहाँ पे बोला है क्लियरली कि नहीं रटना है इसको, और जहाँ है तो फिर उसको रटना है पड़ेगा आपको, ठीक है। जनरल सर्विस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट आप ना रटें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो आएगा, मुझे पता है वो आप कर ले जाओगे और इतना ज़्यादा पूछने के चांसेस भी नहीं, लेकिन कैनिंग ज़रूर पूछेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये पूछेगा सबसे पहले किसको एक्वायर किया, ठीक है। तो ध्यान रखना, सतारा को पहले वो किया गया था, और 1848 में एक्चुअल में इसको पहले ही इसने इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था। किसने? डलहौजी ने। मैंने 49 लिख दिया गलती से। 1848 में सतारा को सबसे पहले इसने कॉन्कर किया, ठीक है। जिस तरह, अच्छा ये बताइए जल्दी से कमेंट में कि सब्सिडियरी अलायंस हम लोगों ने कल देखा था, और वो जो सब्सिडियरी अलायंस है उससे सबसे पहले कौन से स्टेट को कॉन्कर किया गया था, ये आप बताइए जल्दी से। देन हमारा सतारा के बाद संबलपुर, ठीक है, संबलपुर और जैतपुर, ये कब कॉन्कर हुए? 1849 में, 1849 में। और झांसी इन द ईयर 1854, झांसी को इन द ईयर 1854, ठीक है। तो एक तरह से धीरे धीरे हर किंगडम को, मतलब ये बोल रहे थे कि हमारी जिम्मेदारी बनती, ब्रिटिशर बोले तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी स्टेट को वहाँ पे प्रॉपर गवर्नेंस लेके आएँ, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। देख रहे हो लॉजिक इनका? तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और ये एक तरह से, चलो वो खैर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए सबसे पहला। और जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था सब्सिडियरी अलायंस वाला, तो दैट विल बी हैदराबाद, उसको सबसे पहले कॉन्कर किया गया था, ठीक है। तो 1848 में एक तरह से हम बोल सकते हैं इसको इंट्रोड्यूस किया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को। 1848 से लेकर 1857 तक कई सारे स्टेट्स जो है इन्होंने हड़प लिए, ठीक है। तो 1848 यहाँ पे कर लीजिएगा अगर इंट्रोडक्शन पूछेगा तो। ये कारण था, ठीक। अब यहाँ पे हम देखते हैं इमीडिएट कॉज क्या था। तो हमने कुछ कॉजेज़ देखे, जैसे कि इकोनॉमिक कॉजेज़ देखा, इकोनॉमिक कॉज में देखा कि जो ट्रेडिशनल जॉब्स थी वो ख़त्म हो रही थी। सोशल रिलीजियस कॉजेज़ देखे, किस तरह क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन हो रहा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है। किस तरह जनरल सर्विस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया और वहाँ पे आपको बाहर भेजा जा सकता था। किस तरह की रिलीजियस रिफॉर्म के थ्रू इंटरनल जो रिलीजियस मैटर्स है उनमें हिंड्रेंस, मतलब एक तरह से फालतू में दखलंदाजी कर रहे थे। एंड अब हम देखेंगे इमीडिएट कॉज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप हो, ठीक है, ये ठीक है, और ये आपका दोस्त है, ठीक। अब आपका दोस्त जो है आपको बड़ी देर से तंग कर रहा है, और आपने मान लेते हैं उसने पहले, मान लेते हैं आप स्कूल में बैठे हो, ठीक है, तो उसने आपकी पहले कॉपी छिना ली, फिर आपका पेन छिना लिया, ठीक है, फिर आपके बैग में आपकी बिना परमिशन के कुछ कर रहा है, ठीक है, फिर उसने जो है आपको ऐसे पेन मार दिया उसने आपको, ठीक है। मतलब अभी धीरे धीरे आपके अंदर गुस्सा बढ़ रहा था। जैसे ही आप बस सोच के बैठे थे बस एक चीज़ तू और कर, और जैसे ही उसने पेन आपके थोड़ा सा, आप जैसे मान लो आप खड़े थे, आपको टीचर ने खड़ा किया, ठीक है, और स्टूडेंट होते थे ना स्कूल, पेन लगा दिया नीचे, ठीक है, और जब आप बैठे तो आपको परमानंद की अनुभूति हुई। तो अब आपने जो है पूरा गुस्सा निकाल दिया अपने उस फ्रेंड पे, है ना। ये रिलेट कर पा रहे होंगे काफ़ी सारे जो काफ़ी सारे लोग हैं ना। तो एकदम से कुछ ऐसा होता है कि वो आपका बर्निंग फैक्टर बन जाता है, उसको हम इमीडिएट कॉज बोलते हैं। तो ऐसे ही अभी ये सारे फैक्टर्स थे, लेकिन इमीडिएट कॉज क्या था? एंड दैट वाज एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया था, जहाँ पे ग्रीस्ड कार्ट्रिज का यूज़ किया जा रहा था। व्हाट इज दिस ग्रीस्ड कार्ट्रिज? ये एक पूरा एक तरह का ट्यूब होता था, एक तरह से हम बोल सकते हैं, और उसमें पाउडर भरा होता था, एक असलाहा बोल सकते हैं इसको, ठीक है, और इसमें बुलेट, गोली होती थी।
इसको डालना होता था और इसको यहाँ से इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ से निकालना होता था और निकाल के ये एक्चुअल में एक रीज़न कैसे बना, रीज़न इसलिए बना इमीडिएट कॉज क्योंकि ये खबर फैल गई, क्योंकि एक बार ये माना जा रहा था, ठीक है, और जो इस फिल्म में भी दिखाया गया कि मतलब ये लोग लेके जा रहे थे, कारतूस गिर गई और उसके पास कुत्ते आके मतलब सूंघने लगे, जो कि यूजुअली तब होता है जब कुछ मीट ऐसा मतलब कुछ होता है, नॉन वेज टाइप होता है। तो ये खबर फैल गई कि ये जो ग्रीस्ड कार्ट्रिज है जिसको मुंह से ऐसे निकालना पड़ता है, इसमें ये लोग पॉर्क क्या होता है, सुअर एक तरह से जो पिग होता है उसका मीट ये लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पिग का मीट यूज़ कर रहे हैं। एंड इसके अलावा इसमें बीफ का यूज़ हो रहा है। बीफ क्या होता है, गाय का आप जानते हो मांस, उसको बीफ बोलते हैं। पॉर्क जो होता है, जो यहाँ जो मुस्लिम धर्म होता है, इस्लाम धर्म होता है, उसमें ये बहुत ही ऐसा समझ लो कि जैसे बीफ है हमारे हिंदूज़ के लिए, वैसे इस्लाम धर्म में, ठीक है, जैसे हिंदूज़ के लिए बीफ है, आपको अगर कोई बोल दे कि भाई गाय का मांस, तो आप एकदम मार डालोगे इसको, हिंदू कट्टर हिंदू होगा तो मतलब समझ सकते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। वैसे ही इस्लाम में अगर आपने इस्लाम धर्म में अगर बोल दिया, वैसे तो जैसे मैं गया हूँ एक बार, क्योंकि मैं, ठीक है, तो ठीक है, तो शादी में सब हर तरह का मीट होता है, हर तरह का मीट होगा, ठीक है, बट पॉर्क अगर आपने वहाँ पे बोल दिया ना तो फिर आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। पॉर्क जो होता है वो सुअर का गोश्त होता है, सुअर का जो पिग होता है, और ये बहुत ही प्रोहिबिटेड है इस्लाम धर्म में। तो ये माना जाता था जो ग्रीस कार्ट्रिज थी उसमें पॉर्क या बीफ का यूज़ हो रहा, इसलिए ये एक कॉज ऑफ रिसेंटमेंट था इन लोगों में, और इसी वजह से यहाँ पे एक्चुअल में ये एक हम बोल सकते हैं कि इमीडिएट कॉज था। इमीडिएट कॉज कैसे था वो समझते हैं। तो यहाँ पे मंगल पांडे हुए एक, ठीक है, मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे एक सोल्जर थे, 34th इन्फेंट्री हुई। अभी इन्फेंट्री क्या होती है, मतलब एक सोल्जर्स का हम ग्रुप बोल सकते हैं, तो कैटेगराइज करने के लिए ये ग्रुप बना के रखते थे कि भाई ये पहली दूसरी तीसरे से 34th नेटिव इन्फेंट्री हुई। उस 34th नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक थे मंगल पांडे जी, और मंगल पांडे जी ने जो है क्या किया, जब इनको ये पता चला, ठीक है, पांडे आप जान सकते हैं ये मतलब ब्राह्मण धर्म में आता, मतलब ब्राह्मण कास्ट में आता है ये जो कास्ट है पांडे, तो ऑब्वियसली मतलब बात है कि जो ब्राह्मण से वो तो बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो 34th नेटिव इन्फेंट्री के हमारे सोल्जर थे मंगल पांडे जी, इन्होंने अपने जो सर्जेंट मेजर था उसकी हत्या कर दी, फायर्ड एट दी सर्जेंट मेजर। और जब ये बात पता चली ब्रिटिशर को, तो इन्होंने कब किया, फायर कब किया, ये भी डेट पता होनी चाहिए यहाँ पे, 29 मार्च को। और जब ये ब्रिटिशर को बात पता चली तो इन्होंने फांसी पे लटका दिया मंगल पांडे जी को। ही वॉज एक तरह से हैंग्ड। और ये कब हैंग किया गया इनको, ये भी डेट पता होना चाहिए, 8, कहीं पे 9 अप्रैल है, बट इतना भी प्रिसाइजली एक्यूरेटली पता होने की ज़रूरत नहीं है, 8 या 9 अप्रैल ऐसे याद रखो, ठीक है। तो 8 अप्रैल में इनको हैंग कर दिया गया। जब इनको हैंग कर दिया गया तो ये और जो बाकी के सोल्जर्स उनमें रिसेंटमेंट इस चीज़ ने बढ़ाया, और 24 अप्रैल को ये माना जाता है कि 24 अप्रैल को एक थर्ड नेटिव कैवलरी हुई। कैवलरी मतलब जो घुड़सवार है ना, तो थर्ड नेटिव जो कैवलरी थे उन्होंने जो है, उनमें से तकरीबन आई थिंक 90 के अराउंड ये होंगे कैवलरी पर्सन्स, उन्होंने ग्रीस्ड कार्ट्रिज का यूज़ करने से मना कर दिया। और जब मना कर दिया तो उनमें से 85 लोगों को जेल में डाल के 10 साल की सज़ा सुना दी गई। और जब ये हुआ तो जो बाकी के थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले 9 मई को सबसे पहले तो जितने भी अराउंड में थे, जो भी मतलब ब्रिटिशर थे, उनको मारा, अपने जो भी साथी थे उनको रिलीज़ किया, एंड दे मार्च टूवर्ड दिल्ली, ठीक है। तो ध्यान रखना 9 मई को जो है इन लोगों को, मतलब 24 अप्रैल को ये घटना होती है, और 9 मई को इन लोगों को डिसमिस करके, एक तरह से 9 मई को इनको डिसमिस करके 10 साल की जेल हो जाती है। और फिर उसी दिन आप ऐसे समझ सकते हो कि फायरिंग वगैरह करके सबको जेल से निकाल के, और ये मार्च स्टार्ट कर देते हैं टुवर्ड्स दिल्ली। तो अगर आपसे पूछ ले कि व्हेन डिड ये 1857 का रिवोल्ट स्टार्टेड, तो आंसर होगा 10 मई 1857 को ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। क्लियर है कि कैसे स्टार्ट हुआ, बिगिनिंग हुआ। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्प्रेड के बारे में। स्प्रेड ये रीजनल लेवल पे हुआ, ठीक है, मतलब मेनली ये नॉर्थ इंडिया में लिमिटेड रहा, साउथ इंडिया कहीं ना कहीं अलग रहा, और साउथ इंडिया के बहुत ज़्यादा हमें कुछ पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलता है। तो अब डिफरेंट जगह इसके कुछ हॉटस्पॉट थे, जैसे दिल्ली था, मेन हॉटस्पॉट था। अभी हमने देखा कि ये लोग दिल्ली की तरफ मार्च किए। अब दिल्ली की तरफ मार्च क्यों किए, बिकॉज दिल्ली अगर हम देखें तो यहीं पे एक्चुअली दिल्ली के साथ बहुत ही प्रेस्टिजियस ग्लोरी अटैच है। यहीं पे मुगल बादशाह भी बैठता था, और उस समय जो मुगल बादशाह हुआ, ठीक है, जो मुगल रूलर हुआ, ठीक है, जो कि बहुत ही वीक रूलर था, उसका नाम था बहादुर शाह जफ़र, या फिर बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं, बहादुर शाह सेकंड, ठीक है, बहादुर शाह जफ़र ये हुआ।
और लोग दिल्ली में गए, और दिल्ली में एक्चुअल में ये इन्होंने सबने, या फिर एक तरह से हम बोल सकते हैं जितने जहाँ पे भी रिवोल्ट हुआ, इन्होंने ये बोला कि हम मुगल सुज़ेरानिटी को एक्सेप्ट करते हैं, यानी हम ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं रहेंगे, हम हमारा जो एक तरह से बोल सकते हैं किंग है वो बहादुर शाह जफ़र है। और एक्चुअल में वो दिखाना चाह रहे थे इसके थ्रू कि वी आर ऑल यूनाइटेड, बट एक्चुअल में बहादुर शाह जफ़र एक बहुत ही पुअर लीडर था और बूढ़ा हो चुका था, तो एक्चुअल में लीडर नहीं था। एक्चुअल में जो लीडर था वो जनरल भक्त खान था, ठीक है। ये अब भक्त खान के बारे में एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं है, ये माना जाता है ये रोहिल्ला जो है वो बैकग्राउंड है, जो रोहिल्ला मुस्लिम्स थे उनसे इसका बैकग्राउंड ट्रेस किया जाता है, बट उससे हमें लेना देना नहीं है। तो एक्चुअल में जो लीडर था वो भक्त खान था, बट अगर भक्त खान ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या आंसर होगा आपका? बहादुर शाह जफ़र, ये ध्यान रखना है। तो हम देख लेते हैं कि कहाँ से इस रिवोल्ट को कौन कौन लीड कर रहा था, इसके कौन कौन से नर्व सेंटर थे। तो दिल्ली में कौन लीड किया? जनरल भक्त खान। और मैंने आपको बताया कि अगर ऑप्शन में भक्त खान नहीं होगा देन आप आंसर क्या मार्क करेंगे? फिर पक्का होगा बहादुर शाह जफ़र या फिर बहादुर शाह सेकंड, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय। लखनऊ से कौन लीड कर रहा था? बेगम हज़रत महल। बेगम हज़रत महल कौन थी? ये जो अवध किंगडम, अगर आपको याद आ रहा हो, जो हमने 1764 में पार्टिसिपेशन नहीं देखा तो शुजाउद्दौला अवध का नवाब था, तो ऐसे ही एक मतलब इस समय एक नवाब हुए और वो नवाब की डेथ हो चुकी थी, तो उनकी वाइफ थी बेगम हज़रत महल, जो कि सर्जेंट के तौर पे रूल कर रही थी अपने माइनर सन के बेसिस, मतलब माइनर सन की जगह पे, ठीक है। तो बेगम हज़रत महल जो कि ब्रिटिशर नहीं रूल करने दे रहे थे, तो इसलिए इन्होंने पार्टिसिपेट किया। बट बाद में जो है ये मतलब जब ये सप्रेस हुआ लखनऊ से, तो ये भाग निकली नेपाल के जंगलों में और उसके बाद कुछ इनका पता नहीं चला। कानपुर से अगर हम बात करें तो नाना साहिब लीड कर रहे थे, ठीक है। नाना साहिब भी जंगलों में भाग जाते हैं और उसके बाद इनके ही एक फ्रेंड थे तांतिया टोपे, वो लीड करते हैं, ठीक है। अब ये हैं कौन वो समझिए, कौन? नाना साहिब। तो मैंने आपको बताया था या फिर हम लोगों ने देखा था 1818 में क्या हुआ था, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर डिसाइसिव था। यहाँ पे जो हमारे पेशवा बाजीराव सेकंड हैं, पेशवा बाजीराव द्वितीय, इनको भेज दिया गया था बिठूर में। और मैंने आपको बताया था बिठूर कहाँ पे है? कानपुर में है। तो वहीं पे बिठूर में ही इनके ये एडॉप्टेड सन थे नाना साहेब बाजीराव सेकंड के। अब क्योंकि एडॉप्टेड सन थे तो आप समझ सकते हैं जो पेशवाशिप के जो राइट्स हैं, फिर पेशवा का जो टाइटल है वो इनको नहीं मिला। याद करिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को, इसलिए इनका रिवोल्ट था और इन्होंने खुद को यहाँ पे जो ब्रिटिश रीजेंट था उसको हत्या कर दी और यहाँ को खुद को एक तरह से पेशवा घोषित कर दिया और बहादुर शाह जफ़र को खुद का गवर्नर घोषित कर दिया कि मेरा गवर्नर बहादुर शाह जफ़र है। इनके जाने के बाद तांतिया टोपे यहाँ से लीड करते हैं। बिहार से अगर बात करें, एक लैंड लॉर्ड थे, वो थे हमारे कुंवर सिंह, एक तरह से ज़मींदार थे, बिकॉज ज़मींदार भी ना खुश थे क्योंकि उनके हेरिडिटरी राइट्स छीन लिए जाते थे अगर वो नहीं एक्चुअल में पे करते थे तो, ठीक है। जो परमानेंट सेटलमेंट हम लोगों ने देखा था, स्थायी बंदोबस्त, उससे एक्चुअल में सबको ही नाराज़ था। बाद में जाके पेजेंट सबसे पहले नाराज़ हुए, सीधे सीधे उनका शोषण था। फिर जो मिडिल मैन था उनके अगर वो नहीं भरते थे तो चले जाते थे, और ब्रिटिशर को बाद में जाके लगा यार परमानेंट हमने फिक्स कर दिया, बढ़ा भी नहीं सकते हैं इसको, तो बाद में इसलिए उसने इन लोगों ने गिव अप कर दिया और फिर इसीलिए हमने देखा वो रैयत वाली सिस्टम निकाल के लाए, फिर महाल वाली निकाल के लाए, ठीक है। तो कुंवर सिंह ध्यान रखना यहाँ से लीड कर रहे थे, ठीक। और हाँ, एक नाम आपको और याद रखना, शाह मल करके एक और लीडर थे हमारे, बट वो लीड कर रहे थे यूपी का एक बागपत वाला जो रीजन है यहाँ से, ठीक है। तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना शाह मल करके एक थे जो 1857 के रिवोल्ट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था यूपी से। बरेली से अगर हम बात करें तो खान बहादुर खान जो कि रोहिल्ला थे, ठीक है। खान रोहिल्ला, क्या ये मैं रोहिल्ला बोल रहा हूँ बाद में। तो रोहिल्ला एक अफगानी ट्राइब मानी जाती है जो इंडिया के इस पर्टिकुलर जो मेरठ वाला रीजन है यहाँ पे लोग सेटल डाउन किए थे, ठीक है। खान बहादुर खान इन्होंने लीड किया। झांसी से हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी ने लीड किया, रानी लक्ष्मीबाई। और रानी लक्ष्मीबाई की अगर हम बात करें तो ये थी कौन? तो जो अभी मैंने नाना साहब आपको बताया था बाजीराव सेकंड के जो अडॉप्टेड सन थे, तो ये जो बाजीराव सेकंड थे इनको सर्व करते थे रानी लक्ष्मीबाई के जो पिता थे वो। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब ये एक तरह से फ्रेंड थे, नाना साहब तांतिया टोपे रानी लक्ष्मीबाई। हमारे यहाँ पे मतलब जो बिठूर ये जगह पड़ती है वहाँ पे इनके नाम पे नाना साहब पार्क भी है और इनके नाम पे भी रानी लक्ष्मीबाई नाम के, बिकॉज ये यहीं पे पली बड़ी थी। और रानी लक्ष्मीबाई की अगर बात करें ओरिजिनल नेम क्या है तो मणिकर्णिका, ठीक है, मणिकर्णिका, मणिकर्णिका ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। मणिकर्णिका तांबे पूरा नाम था, ठीक है। वही मैं सोच रहा था क्या था सरनेम तांबे, अगर आपको याद हो आईपीएल में भी एक प्लेयर है ना बॉलिंग करते हैं तांबे, उन पे मूवी भी बनी थी तांबे, तो मणिकर्णिका तांबे ये इनका पूरा नाम था। इन शॉर्ट मनु करके इनके फादर जो है बुलाया करते थे,
ठीक है। तो इन्होंने पूरी जो शिक्षा दीक्षा है वो ये कानपुर में ही करी थी, और जो सारी इन्होंने कैसे बैटल लड़ा जाता है वो सारी चीज़ें, ठीक है। फैज़ाबाद की अगर बात करें तो फैज़ाबाद से लीड किया था मौलवी अहमदुल्ला ने, मौलवी अहमदुल्ला ये लीडर थे। अब ये जो पूरा रिवोल्ट है इसकी कुछ खामियां थी जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी खामी ये थी कि लीडर नहीं था कोई एक ढंग का, ठीक है, कोई एक ढंग का। चलो पहले हम इसकी खामियां डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि क्यों, मतलब इसका ये रीजंस फॉर फेलियर ऑफ 1857। तो लिमिटेड टेरिटोरियल एंड सोशल बेस, मतलब पूरा ऑल पैन इंडिया मूवमेंट नहीं था, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही था, साउथ इंडिया वॉज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस मूवमेंट। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और सोशल बेस, टेरिटोरियल तो बेस तो देख लिया, सोशल बेस में किस तरह कमी थी, सोशल बेस में इस तरह से कमी थी जो रिच जमींदार थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें, करेंगे तो उनके हेरिडिटरी राइट चले जाएंगे, तो उन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया इसमें, तो इस तरह से लिमिटेड हो गया। कोऑर्डिनेशन और लीडरशिप की कमी थी, कौन लीडर किसको मान रहे थे सब, कि बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह जफ़र खुद में ही उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम लीडर हैं तो लीडरशिप वो क्या ही करेंगे, बुढ़ा चुके थे वो, ठीक है, मतलब बुढ़े हो चुके थे, तो इसलिए लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और लीडरशिप देखने को मिलता है। तो इफेक्टिव लीडरशिप नहीं थी तो बट रीजनल लेवल पे थी, सेंटर लेवल पे नहीं थी। एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं था कि भाई रूल किस बेसिस पे हम स्टैब्लिश करना चाहते हैं। एंड और भी काफ़ी सारे फैक्टर थे जिनमें कि एक ये भी था कि भाई वेपनरी नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे जो लोग लड़ रहे थे, और ब्रिटिशर्स के पास रिसोर्सेज थे। अभी हमने देखा कि सीधे उनके पास बुलेट मारेंगे, अब यहाँ हम क्या यूज़ करें, ट्रेडिशनल जो हमारे इक्विपमेंट्स उनको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न से फेलियर के, इसलिए इसको सप्रेस कर दिया गया। और अब हम देखेंगे कि कौन कौन सप्रेसर था। हर जगह से हमें सप्रेसर देखने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पे मैं लिखवाने को सब लिखवा सकता हूँ, लेकिन जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है, और वैसे भी ये मैचिंग में आते हैं यूजुअली, और आप आराम से अगर फॉर एग्जांपल इनमें से नहीं भी पूछेगा, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो भी आप एलिमिनेशन से तो आराम से कर ही पाओगे। दिल्ली में अगर सबसे पहले बात करें, जॉन निकोलसन ने, ठीक है, जॉन निकोलसन ने इसको सप्रेस किया, यानी इसको दबाया। क्योंकि ब्रिटिशर्स को जब ये चीज़ पता चली तो उन्होंने एक सैन्य टुकड़ी भेजी हर जगह में, तो जो सैन्य टुकड़ी दिल्ली में भेजी उसका लीडर जॉन निकोलसन था। लखनऊ में अगर बात करें तो हेनरी लॉरेंस था, ठीक है, हेनरी लॉरेंस लॉरेंस बिश्नोई वाला नहीं है ना। कानपुर से अगर बात करें तो कॉलिन कैम्पबेल, ठीक है, कॉलिन कैम्पबेल भी। कानपुर वाले तो इसको बड़े आसानी से याद रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि कानपुर में जो रेलवे स्टेशन है उसका क्या नाम है, घंटाघर, घंटाघर है ना। झांसी से अगर बात करें तो सर नहीं लगाएंगे, नाम क्या है, ह्यू रोज, ठीक है, और इसने काफ़ी प्रशंसा भी करी थी रानी लक्ष्मीबाई की, कि मतलब उस पूरे बैटल में एकमात्र जो मेल था वो रानी लक्ष्मीबाई थी। इस चीज़ को सिग्निफाई करने के लिए कितनी वो ब्रेव, मतलब बहादुरी से लड़ी। मतलब झांसी में इनकी डेथ भी हो जाती है, लेकिन झांसी में डेथ नहीं होती, इनकी ग्वालियर में डेथ होती है, बिकॉज झांसी से ये चली जाती हैं, और झांसी से जाने के बाद ये ग्वालियर में जाती हैं, और ग्वालियर में ये तांतिया टोपे के साथ मिल के रिवोल्ट करते हैं, और झांसी में ही इनकी डेथ हो जाती है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ऐसे याद रख सकते हो कि ह्यू रोज ने रोज़ दिया जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई को गुलाब का फूल दिया। तो इस तरह से आप क्या है, आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर भूत सच्ची में होते हैं, निर्मल साहू बताते हैं अभी बेटा, ठीक है। इसको फिर से डाउट पूछना जब मैं भी ख़त्म कर लूँ, ठीक है। बहुत प्यारा सा आंसर मेरे दिमाग में आया है, उसको मैं डिलीवर तो ज़रूर करना चाहता था, लेकिन अभी नहीं। आफ्टर मैथ ऑफ 1857 रिवोल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब जब 1857 का रिवोल्ट हुआ ना, तो भले 1857 का रिवोल्ट सप्रेस हो गया 1858 आते तक, यानी कि तकरीबन आप मान सकते हो कि सबसे आखिरी जगह जो सप्रेस हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था, और तकरीबन 20 जून के समथिंग हुआ था, ठीक है। ग्वालियर में समथिंग 20 जून 1858 तक ये रिवोल्ट पूरी तरह से सप्रेस हो चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं, ब्रिटेन में खबर नहीं गई होगी। ध्यान रखें, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो कि हमारी इंडिया की कोई कंपनी है, रिलायंस मुकेश अंबानी जी की, वो अफ्रीका के किसी, मान लो कि बुर्किना फासो में गई, रिलायंस मुकेश अंबानी गए वहाँ पे ट्रेड करने के लिए गए, मोदी जी से बोले ट्रेड कर लें, बोले कर लो, पैसा इतना दो, कर लो जाके। तो ये जब ट्रेड करने गए, धीरे धीरे बढ़ाते गए, उस पूरे बुर्किना फासो में रूल करने लगे। बुर्किना फासो इतना तो बड़ा नहीं है, लेकिन पूरे ऐसे मान लो कि पूरे बुर्किना फासो में रूल करने लगे एक तरह से, समझ रहे हैं। वैसा ही हो रहा था यहाँ पे। एक कंपनी आई थी, ईयर आपको याद है 1600 में ट्रेडिंग राइट मिले थे, 1608 में सबसे पहले आया वो सॉरी जहांगीर के पास, एंड देन वहाँ से उसने ट्रेडिंग राइट्स लिए। उसका नाम क्या था? विलियम हॉकिंस था। देन हमें पता 1611 में सबसे पहले टेम्प्रेरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, देन 1613 में परमानेंट फैक्ट्री सूरत में, थॉमस रॉय 1615 में। धीरे धीरे कैसे कैसे उन्होंने बैटल्स लड़ लिए और पूरे इंडिया में कब्जा कर लिया। समझ रहे हैं, एक कंपनी आई थी ट्रेड करने के लिए मात्र, बस।
तो अभी सिर्फ कंपनी का रूल है, यानी एक तरह से सरकार नहीं रूल कर रही। और जब ये बात वहाँ की सरकार को पता चली किस किस तरह से चीज़ें हुई, तो वो समझ गए कि अगर इनको और अलाउ किया ईस्ट इंडिया कंपनी को तो ये ज़्यादा दिन तक रूल करने नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ भलाई सोचा हो, ये लोग लगता है दमन करना, इन्होंने लॉन्ग टर्म सोचा। क्या कि अगर ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ये क्योंकि इनको प्रॉफिट से मतलब है, अब प्रॉफिट 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 से इतना मतलब है कि ये जरा सा भी इस चीज़ को लेके कंसर्न नहीं है कि लोग को अगर ज़्यादा आक्रोश भड़क गया तो यहाँ से बोरिया बिस्तर भी पैक हो सकता है। तो जो पैसा आ रहा है कॉन्टीन्यूअस और बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है इंडिया से, वो नहीं आएगा फिर। तो फिर उन्होंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी अब तुम बोरिया बिस्तर पैक करके वापस आ जाओ। इनको बुला लिया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से ख़त्म हो जाती है। वो कंपनी जो 1600 में ओरिजिनेट होती है, कुछ बंदे, कुछ 2-3 लोगों ने या फिर 4-5 लोगों ने एक्चुअल में स्टार्ट किया इस कंपनी को, जो पूरे कंट्री में रूल करने लगी, समझ रहे हो। और वो अब जाके 1858 में जाके ख़त्म होती है। और अब यहाँ पे जो क्वीन थी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और एक एक्ट ले आई जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, 1858 का एक्ट। इस एक्ट के थ्रू उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है उसको एबॉलिश कर दिया, यानी इसको ख़त्म कर दिया पूरी तरह से, और बोल दिया कि अब वापस आ जाओ आप। अब कौन रूल करेगा, अब डायरेक्टली जो है इसको बोला गया क्वींस प्रोक्लेमेशन। अब डायरेक्टली रूल होगा क्राउन का, क्वीन का, रानी या फिर राजा जो हेरिडिटरी जो ओनर है, मतलब एक तरह से क्राउन रूलर, मैंने आपको बताया था मोनार्की सिस्टम चलती है यूके में, वो रूलर एक्चुअल में उसके नाम पे रूल होगा, क्वींस प्रोक्लेमेशन। और क्या हुआ इसमें, और ये हुआ कि अब जो है आर्मी की स्ट्रेंथ है उसमें इंडियंस को कम कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अब देख लिया है कि आर्मी की स्ट्रेंथ में अगर इंडियंस ज़्यादा होंगे तो क्या भुगतना पड़ सकता है जब आर्मी ही आपके खिलाफ हो जाए। बिकॉज आप आर्मी को यूज़ करते हो किसी के खिलाफ सप्रेस करने का, रिवोल्ट, आर्मी ही आपके खिलाफ रिवोल्ट कर, किसको यूज़ करोगे। तो आर्मी में इंडियंस को कम किया। और क्या क्या किया, वैसे हम ये पॉलिटी में भी पढ़ेंगे, लेकिन चलो मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ। गवर्नर जो जनरल है उसको वॉइसरॉय बना दिया। इस समय जरा बताइए जल्दी से मुझे कौन गवर्नर जनरल था जो पहला वॉइसरॉय बनेगा। और क्या किया इन्होंने, और इन्होंने एक सेक्रेटरी ऑफ जनरल की पोस्ट क्रिएट कर दी। सेक्रेटरी ऑफ जनरल कौन था, ब्रिटेन में ही बैठा हुआ एक सांसद। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि एक हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट में लॉ है और उससे कोई सांसद मान लेते हैं अमित शाह को सेक्रेटरी ऑफ जनरल घोषित कर दिया कि आप पूरे जो है इस पूरे कंट्री के मैटर्स को देखेंगे। तो एक सेक्रेटरी ऑफ जनरल वहाँ का एमपी था, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उसको बोल दिया कि अब आप पूरी तरह से इंडिया के अफेयर्स ही मैनेज करोगे, आपका और कुछ काम नहीं है। उसके लिए हम आपको एक 15 मेंबर्स की काउंसिल देंगे और उस 15 मेंबर्स की काउंसिल का यूज़ करिए और इंडिया के सारे अफेयर्स को मैनेज करिए। और भी काम हुए थे, जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो इसमें डुअल गवर्नमेंट खत्म हुआ था। एक मतलब बोर्ड ऑफ गवर्नर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे, लेकिन वो अभी हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, वो हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अभी हमको याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से खत्म हो जाती है 1858 से। क्वींस प्रोक्लेमेशन अब डायरेक्टली क्राउन रूल होगा, ध्यान रखना है इसको, इसका मतलब है डायरेक्टली क्राउन रूल होगा। आर्मी में इंडियंस की जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर दिया जाएगा और गवर्नर जनरल को वॉइसरॉय में कन्वर्ट कर दिया। और पहला जो वॉइसरॉय बना वो कौन बना, कैनिंग बना, बिकॉज कैनिंग इस समय क्या था, वॉइसरॉय था, गवर्नर जनरल था, इसलिए वो वॉइसरॉय बन गया। यहाँ पे होती हमारी चीज़ें ख़त्म, ठीक है। अब कमेंट्स ऑन 1857 रिवोल्ट देख लेते हैं। तो कमेंट्स की अगर हम बात करें तो एक ही हमें कमेंट वैसे तो बहुत लोगों ने किया, जैसे वी डी सावरकर ने किया, एस एन सेन ने किया, लेकिन हमें सिर्फ इस एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक लोग का पढ़ना है और वो हमारे वी डी सावरकर जी ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक एक किताब लिखी और उसमें इन्होंने इसको 1857 रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला, यानी आज़ादी का प्रथम युद्ध बोला इन्होंने, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो इन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किताब लिखी थी उसमें खत्म होता है हमारा चैप्टर ये। अब हम करेंगे क्वेश्चंस और देखेंगे कि हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए चलिए पहला क्वेश्चन, अंडर हुज लीडरशिप अ पैरेलल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन जगदीशपुर इन 1857, यानी कि 1857 में किसके नेतृत्व में जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। चलिए बफरिंग हो रही क्या, सिंधिया पर कुछ बोलिए यार, क्यों, मतलब उस एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कहानी सुनाने के पर्सपेक्टिव से तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि हाँ सिंधिया जो थे ग्वालियर के, उन्होंने धोखा दिया था ब्रिटिशर से मिलके, और इसी वजह से रानी लक्ष्मीबाई की जो है डेथ भी वही उन्हीं कारण से मानी जाती है। लेकिन खैर हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो डिस्कस नहीं करेंगे उसको इतना ज़्यादा। तो लीडरशिप ऑफ पैरेलल, और ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा नहीं है,
बिकॉज अब अगर मैं बात करूँ तो जगदीशपुर मतलब वही जो बिहार वाला है, तो बिहार से कौन लीडर थे? कुंवर सिंह थे। एक्चुअली में कुंवर सिंह तो थे, ठीक है, कुंवर सिंह जो थे। और एक चीज़ रिमाइंडर फिर से, जो कल रिमाइंडर मैंने लगाया था आज नहीं लगाया था, कि सेट स्ट्रेट एंड डीप ब्रीथ, ठीक है। वैसे मैं, क्योंकि मेरे तो पेन हो रहा है पूरे बैक और नेक में, तो मुझे याद आ जाता है, तो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ ताकि आप इस दर्द से ना सफ़र करें, है ना। अभी नहीं होगा तो बाद में, जब आप 5-6 साल बाद ज़रूर होगा, अगर आपका पॉस्चर काफ़ी ख़राब रहा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। डीप ब्रीथ करेंगे तो माइंड रिलैक्स रहेगा, अच्छा फोकस कर पाएंगे, और सीधे बैठेंगे तो बैक स्पाइनल कॉर्ड सही रहेगी, ठीक है। तो कुंवर सिंह एक्चुअल में भी आंसर हो सकता है, और अमर सिंह भी हो सकता है। अमर सिंह इनके भाई थे। एक्चुअल में इन्होंने भी पैरेलल गवर्नमेंट एक सेटअप करी थी जगदीशपुर में, इनके डेथ के बाद, कुंवर सिंह के बाद। तो इसको थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हम मान सकते हैं, बिकॉज अगर पूछेगा कुंवर सिंह के बाद तो देन आंसर अमर सिंह होगा, बट यहाँ पे वैसे लिख नहीं रखा, तो यहाँ पे हम कुंवर सिंह प्रेफर करेंगे, नहीं तो फिर अमर सिंह आंसर होता। वॉट वर दी सोशल रिलीजियस कॉजेज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट कॉज अनरेस्ट अमंग द पीपल? इस काल में यानी 1857 के टाइम पीरियड पे वो कौन से सामाजिक धार्मिक कारण थे जिनके कारण लोगों में अशांति फैल गई? क्या कारण थे? तो एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज हमने देखा था, ये भी एक कारण थे, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे। अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग सोशल रिफॉर्म लाना चाह रहे थे, अबॉलिश करना चाहते थे सती को, विडो रीमैरिज और ये एजुकेशन 1854 में हम पढ़ेंगे। 1854 में एक वुड्स डिस्पैच आता है, चार्ल्स वुड लेके आता है वुड्स डिस्पैच, जिसको कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें रास नहीं आ रही थी लोगों को। टैक्सेशन ऑफ मॉस्क टैक्स लग रहा था, रेशियल सुपीरियरिटी दिखा रहे थे, तो ये सारे ही मतलब कारण थे। ऑप्शन नंबर बी। सीरियस में आया हुआ क्वेश्चन है, हु वर द लीडर्स एसोसिएटेड विद संथाल रेबेलियन ऑफ 1855 एंड 1856 में संथाल विद्रोह से जुड़े नेता कौन से थे, ये आपको बताना है। तो हमने पढ़ा था ये कौन थे, सिद्धू और कन्हू थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। दामने को इनका कलेक्टिव पार्ट ऑफ लैंड हुआ करता था राजमहल हिल्स में, जो कि इनको फिर इनसे बहुत टैक्स वसूला गया, तो इन लोगों ने लीड किया, सिद्धू और कन्हू ने। द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम, बताइए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंस यानी इसका क्या परिणाम था 1857 का? बिल्कुल सही है सौरभ, सुरभि, शिवो रॉय, अंशुल। अच्छा हाँ, शिवो रॉय से मुझे याद है, शिवो आप आई थिंक बंगाल से हो गए ना। एक चीज़ बताओ कि मतलब जो चुआर वर्ड है ये जितना मुझे पता है ये अब्यूजिव वर्ड है, ठीक है, मैंने जो पढ़ा है उसी के हिसाब से, कि एक्चुअल में ये जो मतलब बंगाल के शिवो और जो भी जो बंगाल से लोग हैं, काफ़ी लोग हैं मुझे पता है, तो बचा बिकॉज अभी हम लोगों ने चुआर अपराइजिंग पढ़ी थी 1766 में बंगाल वाले रीजन में, तो वहाँ पे ये एक्चुअली चुआर को जो मैंने मतलब पढ़ा है दैट इज़ सुअर, जो हम लोग बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में पिग। तो ये ब्रिटिशर वर्ड, अब्यूजिव वर्ड यूज़ करते थे उनके लिए, नहीं हो है ना शायद। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन, ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश हो गई और उनको ये ट्रांसफर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 डैश वॉज पुट डाउन बाई ब्रिटिशर विच मुगल रूलर वॉज फोर्स टू लीव द कंट्री, बताइए। सर आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन PSP, आई गेट ओनली 4 hours डेली, आई वॉन्ट माई सोर्सेज टू बी लिमिटेड, कैन आई बॉट ए GK बैच, इज दिस इनफ फॉर GK? बिल्कुल इनफ है, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा होता है ये सर, ओके, चलो। नहीं होता है, मैंने तो पढ़ा था होता है, जितना मैंने पढ़ा था। चुअर मीन्स नॉट सुअर, नहीं मैंने तो यही पढ़ा है कि चुअर का मतलब सुअर ही होता है, बिल्कुल पार्था मन्ना बता रहा है, ठीक है। चलो, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बहादुर शाह जफ़र रूलर था और इसको जो है भेज दिया गया था म्यांमार में। म्यांमार जो उस समय बर्मा हुआ करता था, वहाँ की जो जेल है वहाँ पे इसको डाल दिया गया था, ठीक है। और उसके कुछ सालों बाद ही, 2-3 सालों बाद इसकी डेथ भी हो गई थी, बिकॉज मतलब इसकी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। 18th सेंचुरी फ्रीडम फाइटर, मतलब मैं सिचुएशन, क्योंकि एक फ़ोटो भी अगर आप देखोगे सर्च करके, बहादुर शाह जफ़र गोइंग टू जेल ऐसे अगर डालना, ठीक है, तो मतलब काफ़ी दया आई इस पर देख के ठीक है। खैर कि मतलब इसी के जो पूर्वज थे उन्होंने ही एक तरह से जहांगीर नहीं दिए थे कि भाई आओ ठीक है यहाँ ट्रेड कर लो, और आज उन्हीं ने इतने बड़े हो के इन्हीं को ख़त्म कर दिया। 18th सेंचुरी फ्रीडम फाइटर वीरा पांड्या कट्टा बोम्मन वॉज फ्रॉम विच प्रेजेंट स्टेट? 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीर पंडा कट्टबोम्मन किस वर्तमान राज्य से थी? तो ये तमिलनाडु से थी, थोड़ा देख लेना, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है, बट ठीक है, चलो तमिलनाडु से थी, ठीक है। 8th नंबर क्वेश्चन है, इन 19th सेंचुरी द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंडेड बाई? सतनामी मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? ये हम भक्ति सूफी मूवमेंट वाले जो चैप्टर थे उसमें भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। कौन थे? गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़ में, प्रेजेंट डे जो छत्तीसगढ़ है, तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी है, यूनिवर्सिटी भी है ना, हम लोगों ने देखा था। मंगल पांडे वॉज हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स इन बैरकपुर ऑन, तो बैरकपुर में इन्होंने कब अटैक किया था?
कब अटैक किया था इन्होंने? तो हमने देखा था इन्होंने अटैक जो किया था वो 29 मार्च को किया था और 8 अप्रैल को इनको हैंग किया गया था, इनको फांसी पे चढ़ाया गया था। 10th नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ संथाल रेबिलियन? तो हम देख चुके हैं सिद्धू और मनु 2 भाई थे, उन्होंने लीड किया था। तो यहाँ पे सिद्धू मांझी, तो ये मांझी मतलब कास्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है। 11th, मणिकर्णिका तांबे इस बेटर नोन इन हिस्ट्री। हाँ, अब मुझे याद है उस क्रिकेटर का नाम क्या था, प्रवीण तांबे, है ना, प्रवीण तांबे पे मूवी बनी थी। सर घटना चक्र से एमसीक्यू लगाना आरओ के लिए सफिशिएंट होगा फॉर पॉलिटी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी? देवांश देखो, सफिशिएंट वर्ड एक अलग होता है, हाँ वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, लेकिन आप एक चीज़ को करो जिसको भी करते हो उसको एकदम पूरी शिद्दत के साथ करो। जब करना स्टार्ट करो तो उसमें पूरा फेथ दिखाओ, वो काफ़ी मैटर करती है चीज़, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, रानी लक्ष्मीबाई, है ना, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द मुगल एम्परर व्हेन अ मैसिव रेबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट इन 1857? तो इस टाइम पे मुगल रूलर कौन हुआ? तो हमने देखा था मुगल रूलर बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय था। फारूक सियार तो अगर आपको याद हो सैयद ब्रदर्स ने बनवाया था, फिर वो हट गया, मतलब मरवा भी डाला था फारूक सियार को। इसने गोल्डन फरमान इशू किया था ब्रिटिशर को कि भी आप बिना टैक्स के ट्रेड कर सकते हो बंगाल में। फिर उसी के खिलाफ सिराजुद्दौला ने ये बोला था कि ये हमारा इलाका है अपशब्द ठीक है। और उसके बाद जो है सिराजुद्दौला जो है बैटल ऑफ प्लासी में मारा गया था, है ना। अकबर द्वितीय ये भी एक मुगल रूलर था जिसने राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था। और औरंगजेब के बारे में तो पढ़ा ही है। जरा बताइए औरंगजेब की डेथ कब हुई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेन सेंटर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? का एक मेन सेंटर कौन सा नहीं था? कानपुर था, हमने देखा था नाना साहेब तांतिया टोपे। और सप्रेस किसने किया था? घंटा कैम्बेल, कॉलिन कैम्बेल, ठीक है। बरेली से किसने लीड किया था? तो खान बहादुर खान ने लीड किया था। रोहतक कोई टाइम नहीं था ये, ठीक है। तो हरियाणा में नहीं, ये मतलब नर्व सेंटर था रिवोल्ट का। लखनऊ की अगर बात करें, बेगम हजरत महल ने लीड किया था यहाँ से, और सप्रेस किया था हेनरी लॉरेंस ने। Whose proclamation of November 1, 1858 declared that thereafter India would be governed by and in the name of the British monarch through a Secretary of State? 1 नवंबर 1858 की किसकी उद्घोषणा में कहा गया था कि उसके बाद भारत का शासन एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश राजा के नाम पर होगा? तो ये किसने कहा था? हमारी क्वीन एलिजाबेथ थी। तो क्वीन एलिजाबेथ ने ये क्वींस प्रोक्लेमेशन किया था, ठीक है। किंग वाले तो एलिमिनेट कर ही सकते हो, बिकॉज मैंने बताया 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसको क्वींस प्रोक्लेमेशन बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है उस समय कोई क्वीन होगा, तो क्वीन एलिजाबेथ थी उस समय, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज बहादुर शाह सेकेंड डिपोज्ड बाई द ब्रिटिश एंड एक्साइल टू रंगून? तो रंगून वही आपका जो म्यांमार वाला जो एरिया है, वहाँ पे इनको जेल में ले जाया गया था। तो बहादुर शाह द्वितीय की अगर हम बात करें तो कब? 1857। ऑब्वियस ये बात है, आप आराम से इनको ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। 16th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द रिवोल्ट इन द कंट्री साइड ऑफ द बॉम्बे डेक्कन अकर? तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द रिवोल्ट इन द कंट्री साइड ऑफ बॉम्बे डेक्कन? अच्छा, बॉम्बे डेक्कन वाले रीजन में कब अकर हुआ था ये? तो ये हुआ था आपका 1875 के टाइम पे, ये 1857 के बाद हुआ था काफ़ी, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लो, 1875 में हुआ था। इंडियन म्यूटिनी बिगैन फ्रॉम मेरठ ऑन 10th May 1857 एंड एंडेड इन? तो ये ख़त्म कब हुई थी जो म्यूटिनी है? तो अभी मैंने आपको बताया भी तो थोड़ी देर पहले कि जून में, रफली 20 जून को ग्वालियर में ख़त्म हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई की डेथ यहीं पे हुई थी, तांतिया टोपे की भी। PYQ सीरीज अनिल 1 जनवरी से आएगी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857? से कौन संबंधित नहीं था? तो कुंवर सिंह की अगर बात करें तो बिल्कुल संबंधित है, बिहार से लीड कर रहे थे इसको। बेगम हजरत महल जी लखनऊ से लीड कर रही थी। मंगल पांडे जी एक्चुअल में इसके ओरिजिनेटर माने जाते हैं, जब उन्होंने 29 मार्च को फायर किया और 8 अप्रैल को उनको हैंग कर दिया गया। भगत सिंह बहुत बाद में आते हैं, उनके बारे में 1929 के टाइम पे पढ़ेंगे। इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे बॉम्ब फेंका, ठीक है, सॉन्डर्स की हत्या करी और सारी चीज़ें। 19th, ड्यूरिंग द 1857 अपराइजिंग हु अमंग द फॉलोइंग टुक अप द लीडरशिप एट फैज़ाबाद? तो फैज़ाबाद में किसने लीडरशिप ली? तो फैज़ाबाद में, फैज़ाबाद थोड़ा सा कैसा इस्लामिक नेम है, तो ऐसे याद रखो, इस्लामिक थे, मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 20, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 विच अमंग द फॉलोइंग चेंजेस वॉज नॉट मेड बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट? इनमें से क्या चेंज नहीं हुआ था? स्टेटमेंट पढ़िए और आंसर दीजिए। माई डायरी अंकित गुप्ता, उत्सव पट्टी त्रिपाठी, सही है। कंपनी के पास सेना कैसे थी? रिक्रूटमेंट किए थे भाई, रिक्रूट किए थे। जैसे हमारे गवर्नमेंट के पास सेना कैसे है? रिक्रूटमेंट करती है, अग्निवीर पॉलिसी लाई है, ठीक है, तो उसके थ्रू रिक्रूटमेंट होते हैं, वैसे ही। सर सीडीएस के लिए इनफ, अगेन वही इनफ वर्ड देखिए, इनफ वर्ड जो है ना वो काफ़ी इनफ नहीं है, बिकॉज काफ़ी हेल्प होगी आपकी, और मतलब हुई भी है। जो पिछला वाला सीडीएस एग्ज़ाम हुआ था वो आई थिंक जब मैंने
पी की सीरीज स्टार्ट की थी, ज़्यादा कुछ नहीं हुए थे, आई थिंक 10 या 12 कुछ पी के लेक्चर हुए थे, और मैंने शेयर भी किया था रिव्यू, मतलब काफ़ी डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिले थे सीरियस एग्जाम में। तो डेफिनेटली, लेकिन सफिशिएंट बोलना प्रॉपर 100% तो सफिशिएंट नहीं है। बहुत हेल्प होगी आपकी पॉलिटी में भी, ज्योग्राफी में, जो भी हम सब्जेक्ट्स कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें आपको अलग से करनी पड़ सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वाला थोड़ा सा सेक्शन, बाकी तो इतना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी उससे। तो आंसर है कि द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज, ये अपॉइंट हुआ था, बिल्कुल हुआ था, 15 मेंबर की काउंसिल भी दी गई थी इसको। नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स वॉज इंक्रीज इन द ब्रिटिश आर्मी, नहीं डिक्रीज हुए थे सर, ठीक है, डिक्रीज हुए थे। क्यों हुए थे हमने देखा था, क्योंकि वो फिर से 1857 रिवोल्ट नहीं दोहराना चाहते थे। वीर कुंवर सिंह जयंती सेलिब्रेटेड इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट्स ऑफ कुंवर सिंह ड्यूरिंग द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857। तो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन 17 का आंसर बी होगा, खत्म कोलकाता में ही हुआ था, इफेक्टिवली एंडेड इन ग्वालियर, प्लीज चेक क्वेश्चन 17 में बी होगा। अच्छा, बी नहीं होगा, ए ही होगा, ठीक है, ग्वालियर 20 जून 1858, ठीक है, इसका आंसर होगा जो ऑफिशियल, आई थिंक अब इतना तो मुझे ऑफिशियल नहीं पता, लेकिन यही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आंसर की अगर बात करें इसकी, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बिहार, ठीक है। सीपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 टुक प्लेस व्हेन डैश वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन था गवर्नर जनरल इस टाइम पे, हमें पता है कौन था, कैनिंग था, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ऑफर्ड अ स्कैथिंग, अब यहाँ पे इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप करेंगे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ऑफर्ड अ स्कैथिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल थ्रू द बुक एंड टाइटल। तो बुक का नाम क्या था जिन्होंने वो किया था, बुक का नाम था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये इनकी किताब का नाम था, ये हम आगे भी देखेंगे, बिकॉज हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो मंडे का होगा, वहाँ पे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट देखेंगे, और उसके बाद हमारा कांग्रेस आएगा, तो वहाँ पे हम इसको अच्छे से देखेंगे। वुड्स डिस्पैच, चलिए इसको लास्ट क्वेश्चन बना लेते हैं, ये 1854 में आया था, और इसके रिगार्डिंग भी हम आगे ही पढ़ेंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो 1854 में आया था, और ये एजुकेशन से संबंधित था, वुड्स जो आपका डिस्पैच था, ठीक है। इसने एक तरह से डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो आई थी उसको निगेट किया था, बट इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, तो अभी इसको आप मत ज़्यादा इस पर फोकस करो, ठीक है। चलिए, तो 2-3 क्वेश्चन ये आपको खुद से करने हैं, 4-5, आई थिंक ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने कल ही किया था। फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वॉज सेटअप स्पिनिंग मिल इन 1854। तो कॉटन मिल, हाँ कॉटन मिल में एक चीज़ ध्यान रखना, कल एक बार इस चीज़ को कंफर्म कर लेना, मैं फिर से इस चीज़ को मतलब पूरी तरह से क्लियर कट कर देता हूँ कि जो पहली कॉटन मिल है वो 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में आई थी, ठीक है। फोर्ट ग्लोस्टर, ये मैंने आपको कल बताया भी होगा, लेकिन वो सक्सेसफुल हो नहीं पाई थी। देन 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल के तौर पे गई, और ठीक है, और अगर हम बात करें तो 1855 में पहली जूट मिल, फर्स्ट जूट मिल सेटअप होती है रिसरा, वेस्ट बंगाल में, कहाँ पे, रिसरा में, और इसका नाम होता है एकलैंड मिल। तो इस चीज़ को एक बार कंफर्म कर लेना, गलती से आई थिंक एकलैंड मैंने वहाँ पे बता दिया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब वहाँ पे मैंने बता दिया था गलती से। तो एकलैंड मिल आपकी जूट मिल का नाम था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना नाम का, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, आपको ये होमवर्क के तौर पे करने हैं, बाकी इनको नहीं होगा तो इसके आंसर्स मैं प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। 20 का बी होगा, अच्छा 20 कहाँ गया, तो 20 का बी तो है, फैक्ट्री क्या है, मतलब फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्री और क्या, फैक्ट्री भी नहीं जानते हो क्या, अभी अभी आए हो क्या, एकदम लैंड किए हो यहाँ पे समझा नहीं, फैक्ट्री क्या पूछ रहे हो आप सत्यम सर। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ 1857, सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 ही था, ठीक है, उससे पूरा इंडिया कंपनी खत्म, रूल खत्म हो गया उसका, सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस तो यही था। कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री वीडियो आएगा, हाँ तो ये मैं बता देता हूँ आपको कि संडे को करेंगे, ठीक है, संडे को ये हम लोग क्वेश्चंस के साथ इस बार करेंगे, थ्योरी नहीं, मतलब थ्योरी तो यार पढ़ ही चुके हैं, तो 100 क्वेश्चंस मिलूंगा और 100 क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग पूरा करने वाले हैं। ये संडे को आई थिंक मॉर्निंग में क्लास होगी, सुबह हम लोग क्लास करेंगे, 100 क्वेश्चंस के थ्रू पूरी मेडिवल हिस्ट्री करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कुछ चीज़ें आप ध्यान से सुन लो, और पहले तो बैच को लेके जो डाउट्स थे कि नोट जो हैं 1-2 लेक्चर के मराठा वाले ब्लर थे, तो ब्लर अभी करेक्ट हो चुका है, अब एक बार फिर से चेक करिएगा उसको। दूसरी चीज़, मराठा वाला वीडियो नहीं है, अभी वो आ जाएगा वीडियो, बस कुछ ही देर में उसको भी मैं अपलोड करवा दूंगा, बिकॉज अभी डाउनलोड नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसका प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया था, बट उसको अभी ऐप पे अपलोड भी तुरंत अभी करवा दिया जाएगा। एंड
एंड बहुत लोग बैच के लिए लेके पूछते रहते हैं, तो भाई अगर आपका, मैंने पहले रोज़ रिपीट करता हूँ, अप्रैल से पहले एग्जाम है देन रिकॉर्डेड बैच में एनरोल करिए। अप्रैल के अगर बाद है देन जो लाइव चल रहा है SSC GK 2.0, ठीक है वो। बाकी करंट अफेयर अभी मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। 1.5 मिनट के अंदर का ही वो होता है, एक रील टाइप में होता है, तो अभी आप वो करते रहोगे। देन हम लोग मंथली करंट अफेयर 31 दिसंबर को करेंगे, इस साल के अंत में, ठीक है, 31 दिसंबर को। और वो क्लास रात 9 बजे स्टार्ट होगी। भूत क्या होते हैं? अच्छा। क्वीन विक्टोरिया का डाउट है, क्या डाउट है? मोपला 1921 होगा सर। अच्छा सौरभ, तो हम क्या बताए नहीं तुमको मोपला में कि 1921 होगा? या तो तुम आए नहीं टाइम पे, या फिर अब ओवर स्मार्ट बन रहे हो, दोनों में से कुछ एक चीज़ है। मैंने आपको बताया मोपला, एक जो मोपला 1837 में आता है मोपला प्राइसिंग, और फिर एक 1921 में आता है। भूत वाला कल बताएंगे, ठीक है, आज नहीं, क्योंकि अब मुझे तुम लोगों के लिए वो बनाना भी है, वो जो करंट अफेयर का रील होता है। ऐसा नहीं कि तुरंत बस, तुमको लोगों को तो लगता होगा वहाँ बस 50 कितने 70-80 सेकंड का है उस वीडियो, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है बनाने में, ठीक है। तो इसलिए आपका कोई अगर डाउट तो नहीं है यहाँ पे भी। न्यू ईयर की शाम रात को 9 बजे। और रात को, हाँ, उसी दिन जो है ना 31 दिसंबर को तुमको भूत भी दिखाएंगे उसी दिन। 31 दिसंबर के दिन रात को 12 बजे भूत भूत दिखाएंगे तुमको, इसीलिए तो रात में क्लास ऑर्गेनाइज करी है। सर न्यू ईयर पे कोर्स डिस्काउंट दीजिएगा। देखो न्यू ईयर पे और ये दिवाली होली ये डिस्काउंट नहीं है, मतलब मैं प्रेफर करता हूँ, बिकॉज इससे थोड़ा सा ये होता है ना कि जो बाकी स्टूडेंट उनको लगता है रे यार हम ठग गए, मतलब अभी ले लेते तो थोड़े पैसे कम पड़ते, तो वो इसलिए मैं नहीं फेवर देता हूँ, है ना। पहले से ही मैं कर देता हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें मेरे हाथ में ही है। मैं पहले से ही एकदम प्राइस, जैसे अगर मुझे मान लो फॉर एग्जांपल 1100 रुपये चाहिए, ठीक है, मैं उसको 1500 कर दूंगा, फिर बोलूँगा ये कोड यूज़ कर लो और वो 1100 हो जाएगा। तो वो मेरे ऊपर है, वो करूँ मैं ना करूँ, है ना। खांसी यार ठीक नहीं हो रहा, थोड़ा मतलब वैसे तो नहीं आता, जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो पता नहीं क्यों बीच बीच में आ जाती है, वैसे नहीं होती है, पढ़ाते वक्त हो जाती है। ऐसा क्यों है? कल आपने एंग्लो मराठा एक्सप्लेन नहीं किया था, आयुष भारद्वाज बोल रहे हैं। अच्छा, तो आयुष भारद्वाज आप कल ही आए थे क्लास में, इसलिए आप ये एंग्लो मराठा हुआ, क्योंकि उससे पिछले वाली क्लास पूरी मराठा पे ही बेस्ड थी वो। अच्छा, मतलब अच्छा उस पर भी आप हो सकता है ये कर रहे हो। हाँ एक्सप्लेन, अगर आप ये बोल रहे हो कि उतना भी और डीप में क्यों नहीं घुसे, वैसे तो मैंने थोड़ी चीज़ें बताई थी, क्योंकि वो उतना नीडेड नहीं है, क्योंकि उससे पहले मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को, ठीक है, और फिर मुझे रिस्पॉन्स समझ में आ गया था कि एक्सप्लेन से मतलब नहीं, तो इसी वजह से वहाँ पे मैंने बता दिया। नहीं तो अगर मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करना जाता, इतना बाजीराव इतना पेशवा होता ना कि कन्फ्यूज़ हो जाते तुम वहाँ पे इतना ज़्यादा बाजीराव और पेशवा और ये वो राव, इस सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि कई सारे नाम तो आपको रिपीट मिलते हैं, जबकि हैं वो दूसरे रूलर, लेकिन नाम रिपीट मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि जसवंत राव होलकर, पहले देख रहे थे जसवंत राव होलकर ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, फिर से आ जाते जसवंत राव होलकर, लेकिन वो नहीं, दूसरे, कन्फ्यूज़ हो जाते इसी में, ठीक है, तो इसलिए। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। कोर्स बाईलिंगुअल है बिल्कुल श्री राधे श्याम, बाईलिंगुअल है। आप मतलब जो पढ़ तो रही हो ना, बाकी नोट्स तो कम्प्लीटली बाईलिंगुअल ही है।